राम राम एवरीबॉडी। चलो देखो, जैसे कल कुछ प्रिपोजिशन डिस्कस की थी ना, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। एट, ऑन, इन, इनटू, फॉर तो डिस्कस हो ही गया कल है। बाय, विद, ऑफ, अबाउट, अगेंस्ट, अलोंग। ठीक है। देखो, इनमें से जो एट प्रिपोजिशन है, इसको हम यूज करते हैं तब जब हमें किसी पॉइंट को रेफर करना हो। कोई भी पॉइंट, चाहे प्लेस का हो या स्पेस का हो, ठीक है। उसके अलावा हम इसका यूज तब भी कर लेते हैं व्हेन वी हैव टू रेफर टू सम काइंड ऑफ गैदरिंग। गैदरिंग्स जो होते हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं किसी पर्पज से। उसके अलावा एट प्रिपरेशन का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को रेफर करना हो जो किसी एक्शन का टारगेट है। मतलब हमने कोई एक्शन परफॉर्म किया, उसका जो भी टारगेट है उसके साथ एट। उसके साथ में कुछ स्पेसिफिक टाइम को रेफर करने वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे डे ब्रेक, सनसेट, सनराइज, डॉन, डस्क, नून, मिडनाइट, नाइट। ठीक है। इनके साथ में एट का यूज क्या करो। अच्छा, फिर कुछ वर्ब्स भी हैं, उनका भी ध्यान रखना। लुक, लाफ, गेज, शूट, शाउट, एम,
स्कॉफ, ठीक है। लुक, लाफ, गेस, शूट, शाउट, एम, स्कॉफ, एट, मतलब एटसेट्रा। इनके साथ भी एट प्रिपोजिशन का यूज किया करो। एक वर्ब चाहो तो कहीं पे स्टेयर लिख लेना, STARE। स्टेयर का मतलब भी घूरना होता है, STARE, स्टेयर एटसेट्रा। उसके बाद में आ गया हमारा प्रिपोजिशन ऑन। ऑन प्रिपोजिशन का यूज हम करते हैं तब जब हमें कभी रेफर करना हो किसी सरफेस को, सरफेस ऑफ सम ऑब्जेक्ट। इसके अलावा ऑन प्रिपोजिशन का यूज हम तब भी कर लेते हैं जब हमें किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को रेफर करना हो जो लाइन है, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट भी लाइन के तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए ऑन। ओकेजन्स जो होते हैं, इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उनके साथ भी ऑन लिखा करो। इसके बाद में हम ऑन प्रिपरेशन का यूज तब भी करते हैं जब हमें किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना हो जिसके बारे में बात की जा रही है। टॉपिक्स के लिए ऑन प्रिपरेशन लिया करो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो होती है, इसके साथ में ऑन लिखा करो। इसके अलावा डेज नेम है, डेट्स नेम है, इनके साथ भी ऑन लिखा करो। डेज नेम और डेट्स नेम के साथ में ऑन लिखा करो। उसके बाद में कुछ वर्ब्स हैं, ठीक है, वो भी हमने हाल फिलहाल में वर्ब्स डिस्कस करी होंगी, फिर भी मैं ऐसे बता देता हूँ। स्पेंड है, डिपेंड है, बेंट है, कॉन्सुलेट है, एटसेट्रा। ये भी पिछली क्लास में डिस्कस की होंगी, कंजंक्शन का असाइनमेंट जब डिस्कस किया होगा तब। तो स्पेंड, डिपेंड, रिलाई, काउंट, बेंट, इनके सबके साथ भी ऑन लिखा करो। एक इंसिस्ट वर्ब चाहो तो अपने लिख लेना अलग से। इन प्रेपोजिशन का यूज हम करते हैं तब जो हमें किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को रेफर करना हो जो कोई एरिया या रीजन फॉर्म करता है, या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी रेफर करने के लिए हम इनका यूज करते हैं जो कन्फाइंड हो। कन्फाइंड का मतलब किसी लिमिट या बाउंड्री के अंदर हो। इसके अलावा इन प्रिपरेशन का यूज हम स्टेट्स को भी रेफर करने के लिए करते हैं। इसके अलावा इन प्रिपरेशन का यूज हम तब भी कर लेते हैं जब हमें रेफर करना होता है प्रिंट मीडिया के ऑब्जेक्ट्स को, प्रिंट मीडिया ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद में इनका यूज हम करते हैं विद द नेम्स ऑफ सीजन्स, मंथ्स, ईयर्स, इनके साथ, इनके साथ में इनका यूज किया करो। उसके बाद में इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, ये जो टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं इनके साथ भी इन लिखा करो। हम्म? हाँ, नाइट एट के साथ भी इनके साथ भी अभी समझा दूंगा। नाइट के साथ एट प्रिपरेशन भी यूज होती है, इन भी यूज होती है, वो भी मैं समझा दूंगा। इनटू प्रिपरेशन का यूज क्या करो तब जब या तो हमें किसी इनवर्ड मोशन को शो करना हो, या फिर हमें किसी ट्रांसफॉर्मेशन को शो करना हो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। बाई प्रिपरेशन का क्या यूज होते हैं? एक तो हम इसका यूज करते हैं पैसिव में डूअर के साथ में, जिसने किसी एक्शन को परफॉर्म किया होता है। दूसरा हम बाई प्रिपरेशन का यूज कर लेते हैं तब भी जब हमें प्लेस के किसी पॉइंट को रेफर करना हो, तब इसका मतलब जाता है नियर। उसके अलावा बाई प्रिपरेशन का यूज हम तब भी कर लेते हैं जब हमें किसी क्वांटिटी, अमाउंट या नंबर की डिग्री को रेफर करना होता है, मतलब डिग्री शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके अलावा बाई प्रिपरेशन का यूज हम तब भी कर लेते हैं जब हमें टाइम के किसी पॉइंट को रेफर करना होता है, वहां पे इसका मतलब जाता है टिल। इसके अलावा बाई प्रिपरेशन का यूज हम तब भी कर लेते हैं जब हमें किसी काम के किए जाने के मैनर को रेफर करना हो। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो होते हैं वो इसी का एक पार्ट होते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ जो हम बाई यूज करते हैं वो भी मैनर ही शो करने का एक तरीका होता है, बाय बस, बाय कार, वगैरह वगैरह।
उसके बाद में विद प्रिपरेशन का यूज हम तब करते हैं जब हमें रेफर करना होता है कभी भी इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से किसी एक्शन को किया गया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए नेसेसरी होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके साथ में विद लिखते हैं। उसके बाद में विद प्रिपरेशन का यूज हम तब भी कर लेते हैं जब हमें कभी टुगेदरनेस का सेंस कन्वे करना हो। व्हेन और टू और मोर एलिमेंट्स आर पुट टुगेदर, वर्क टुगेदर, एक्ट टुगेदर, तो उनको रिलेट करने के लिए फिर विद का यूज करते हैं। इसके अलावा विद प्रिपरेशन का यूज हम तब भी कर लेते हैं जब हमें ये मीनिंग कन्वे करना हो हैविंग। ठीक है। ऑफ प्रिपरेशन का यूज मेनली तो यूज किया जाता है एज अ पार्ट, मतलब एज अ सब्स्टिट्यूट टू पजेसिव केस। ऑफ प्रिपरेशन का यूज बेसिकली हम यूज करते हैं पजेशंस रिलेशन शो करने के लिए, कि कोई चीज किसका पजेशन है या किससे रिलेटेड है, ये शो करने के लिए, या कोई चीज किसका पार्ट है किसका नहीं पार्ट है, ये शो करने के लिए। ओ डबल एफ ऑफ प्रिपरेशन का यूज हम करते हैं एक तो डिटैचमेंट शो करने के लिए, कि समथिंग हैज गॉट डिटैच्ड ऑफ समथिंग एल्स। इसके अलावा हम इसका यूज तब भी कर लेते हैं जब हमें स्पेस को रेफर करना हो, और इसका यहाँ पे मतलब हो जाता है एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। हरिओम। अबाउट प्रिपरेशन का यूज हम करते हैं बेसिकली तब जब हमें किसी टॉपिक को रेफर करना हो, और इसका मतलब होता है रिगार्डिंग। इसके अलावा अबाउट का यूज हम कर लेते हैं तब भी जब हमें अराउंड मीनिंग कन्वे करना हो। उस मीनिंग में हालांकि इसका यूज एज अ प्रेपोजिशन कम, एज एन एडवर्ब ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी मोशन की प्रेपोजिशन होती है और इसका मतलब होता है अराउंड। अगेंस्ट प्रेपोजिशन का यूज हम करते हैं बेसिकली तब जब या तो हमें कोई ऑपोजिशन रेफर करना हो, या हम इसका यूज तब कर लेते हैं जब हमें कोई फिजिकल सपोर्ट रेफर करना हो। फिजिकल सपोर्ट। अलोंग प्रिपोजिशन का बेसिकली यूज किया जाता है तब जब हमें ये मीनिंग कन्वे करना हो पैरेलल। व्हेन समथिंग मूव्स और रन्स और वॉक्स पैरेलल टू समथिंग एल्स। तो जो पैरेलल मोशन होते हैं किसी चीज के, उनके लिए अलोंग प्रिपोजिशन का यूज करते हैं। जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के पैरेलल मूव करे, तो उसके लिए अलोंग प्रिपोजिशन यूज क्या करो, उनको रिलेट करने के लिए। बाकी अलोंग का मतलब इन कंपनी ऑफ भी होता है, टुगेदर वाला मीनिंग, राम अलोंग विद हिज श्याम, ऐसे कुछ। तो ये इन प्रेपोजिशंस के कॉमन यूजेस होते हैं, इन्हें एक बार लिख लो, फिर इनको एक्सप्लेन मतलब एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। इसको लिखते रहना, मैं यहाँ कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ तब तक। The Pandavas went as the Himalayas. The sun is shining dash the Himalayas. The Indo-Tibet border, the Indo-Tibet border runs dash the Himalayas. Nepal and China lie dash the Himalayas.
many a river originates dash the Himalayas. The sea breeze blows dash the Himalayas. Many kind of herbs, many kind of herbs are found dash the Himalayas. There are some resorts dash the Himalayas. हरिओम। अब देखो हिमालय जो है ना, दैट इज अ पॉइंट, दैट इज अ रीजन, दैट इज अ लाइन इन द स्पेस, ठीक है। अब हमें इसके लिए प्रिपरेशन यूज करनी है। जो भी हम प्रिपरेशन यूज करेंगे उसका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है कि हिमालय से है। अब हमें बस ये शो करना है कि इस हिमालय नाउन का सेंटेंस के दूसरे वर्ड से जिससे हम रिलेट करने के लिए इसका प्रिपरेशन का यूज करेंगे, क्या रिलेशन होगा। वो रिलेशन डिसाइड करेगा कि हमें प्रिपरेशन कौन सी यूज करनी चाहिए। अब देखो सबसे पहले सेंटेंस में जो हमने लिखा ना, वेंट वर्ब, वेंट वर्ब वो मोशन है, ठीक है। और पांडवों की अगर तुम्हें कहानी वगैरह पता हो तो वो सब युद्ध वगैरह खत्म होने के बाद में परीक्षित को शासन देके हिमालय चले गए। तो ये हिमालय जो है ना उनका डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन का मतलब जहां वो जाना या पहुंचना चाहते थे, जो उनका फाइनल पॉइंट था। तो डेस्टिनेशन के लिए प्रिपरेशन यूज क्या करो, टू। फिर हमने लिखा द सन शाइनिंग डैश द हिमालयस, वर्टिकल पोजीशन। जो सन है वो स्पेस में है, और सन और हिमालय मतलब हिमालयन जो पीक्स है उनके बीच में वर्टिकल गैप है, ठीक है। तो वर्टिकली पोजिशनड ऑब्जेक्ट्स के लिए ओवर अंडर का यूज क्या करो, तो यहाँ पे ओवर आ गया। इंडो तिब्बत बॉर्डर जो है और हिमालयन रेंज है, ठीक है। वो बॉर्डर एक तरीके से या हिमालय एक तरीके से बॉर्डर का ही काम करता है। तो मतलब वो जो बॉर्डर है ना उसके पैरेलली मूव करता है। हिमालय और बॉर्डर पैरेलली मूव करते हैं, तो अलोंग। फिर हमने लिखा नेपाल एंड चाइना लाई डैश द हिमालयस। अगर हम अपने से रिलेट करें हिमालय को, तो हिमालयन रेंज एक रेंज है, और हम इस साइड हैं इस रेंज के, नेपाल और चाइना उस साइड है, ठीक है। तो ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड के लिए प्रिपरेशन कौन सी यूज होती है, खा गए बेचारे तब तक, अक्रॉस। फिर हमने लिखा मैनी रिवर ओरिजिनेट्स। अब रिवर अगर ओरिजिनेट करते हैं हिमालय से, तो हिमालय ओरिजिन हो गया उनका, जहां से उनकी स्टार्टिंग होती है, बिगिनिंग पॉइंट, फ्रॉम। फिर हमने लिखा था सी ब्रिज ब्लोज डैश द हिमालय। अब जैसे पांडव हिमालय पे गए तो वो तो ऑलरेडी पहले से डिसाइड करके गए उन्हें कहाँ जाना था, उनका पॉइंट डिसाइडेड था, एंड पॉइंट। लेकिन ब्रिज का कोई पॉइंट डिसाइड नहीं होता इसको कहाँ जाना है, इसमें बस डायरेक्शन वर होती है। तो इसका अपना कोई एंड पॉइंट होता नहीं है, डायरेक्शन ही होती है, तो टू हम लिख नहीं सकते, यहाँ पे हमने लिख दिया टूवर्ड्स, टूवर्ड्स द हिमालयस। फिर हमने लिखा मैनी काइंड्स ऑफ हर्ब्स आर फाउंड एज द हिमालयस। अब हिमालयन रेंज एक बहुत बड़ा रीजन है, हजारों किलोमीटर लाखों किलोमीटर में फैला हुआ। वहां पे दवाइयां भी पाई जाती हैं, पेड़ पौधे वैलीज भी पाई जाती हैं, एनिमल्स भी होते हैं, फॉरेस्ट भी होते हैं। तो एक रीजन है, इन आ गया, इन द हिमालयस। अच्छा, जो हिमालयन प्रॉपर हिमालय है वहां पर तो खैर कोई रह नहीं सकता, वहां पे तो कोई बिल्डिंग वगैरह भी नहीं बन सकती, इनहेबिटेबल है। लेकिन उसके आसपास में लोगों ने रिजॉर्ट्स वगैरह अपने बना रखे हैं, ठीक है। विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब पड़ोस, नजदीकी, नियर। तो हम इन प्रिपरेशंस को ऐसे यूज करेंगे। The Pandavas went to the Himalayas. The sun is shining over the Himalayas. The Indo-Tibet border runs along the Himalayas. Nepal and China lie across the Himalayas, वगैरह वगैरह।
तो जिस नाउन को हम रिलेट कर रहे हैं सेंटेंस के दूसरे वर्ड से, वो किस तरीके का आपस में रिलेशन शेयर करते हैं, ये डिसाइड करता है कि उनके साथ में हमें प्रिपरेशन कौन सी लिखनी चाहिए। एक और सिचुएशन समझना, ये देखो, ये जो अलोंग होता है ना, ये पैरेलल मोशन के लिए यूज किया जाता है, वो तुम्हें यहाँ से समझ में आएगी होगा, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। एक हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, ए, द मैन शॉट डैश द टाइगर एंड किल्ड इट, एंड किल्ड इट। दूसरा हमने लिखा, द मैन शॉट डैश द टाइगर बट इट एस्केप्ड, ऐसे। द मैन शॉट डैश द टाइगर बट इट एस्केप्ड, द मैन शॉट डैश द टाइगर एंड किल्ड इट। अब देखो, इन सेंटेंसेस में जो हम वर्ब यूज करेंगे जिससे हमें प्रिपोजिशन, मतलब जिसके थ्रू हमें उस नाउन को रिलेट करना है, ठीक है, इसका टेंस सेम, वर्ब सेम, सब्जेक्ट सेम, जब तक प्रिपोजिशन नहीं लिखो तब तक ऑब्जेक्ट भी सेम, ठीक है। अब टोटल डिफरेंस जो है ना, केवल कॉन्टेक्स्ट में है, ये सिचुएशन डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे इसने शूट किया, उस टाइगर को मार डाला, यहाँ पे इसने शूट किया लेकिन वो भाग गया। अब कहानी क्या होती है कि किसी भी वर्ब को जब हम ट्रांसिटिव कहते हैं, तो ट्रांसिटिव कहने का मतलब पर्पस ये होता है कि जब ट्रांसिट वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है टू पास ऑन, ट्रांसफर होना। अगर किसी वर्ब का इफेक्ट ट्रांजिट हो रहा है, पास हो रहा है एक से दूसरे पे, तो ये वर्ब ट्रांसिटिव है। अब जिसपे वो ट्रांजिट हो जाता है इफेक्ट, वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब ट्रांसिटिव हो जाती है। अब जैसे इसने शूट किया, टाइगर शूट हो भी गया, तो ये वर्ब ट्रांसिटिव हो गई, और टाइगर इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि उसने इसके इफेक्ट को रिसीव कर लिया, नो प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड। अच्छा, यहाँ पे इसने शूट तो किया लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो टाइगर ने रिसीव नहीं किया, तो टाइगर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, ये वर्ब रहेगा इंट्रांसिटिव। अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा प्रीपोजिशन का। चूंकि शूट जब हम किसी को करते हैं तो हमेशा टारगेट ही होता है, टारगेट की प्रीपोजिशन इंग्लिश में ऐड होती है, तो ये लिखा। सो समटाइम्स सिचुएशंस कैन मेक वर्ड्स ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव। तो कई बार जो सिचुएशन होती है उससे पता चलता है कि कोई वर्ड ट्रांसिटिव हो गया, इनट्रांसिटिव हो गया। सो ट्रांसिटिव वर्ड्स वो होती हैं जिनके इफेक्ट का ट्रांसफर हो जाता है एक से दूसरे पे, जिस पे ट्रांसफर हो गया बस वही ऑब्जेक्ट है, और नहीं ट्रांसफर हुआ तो वर्ब इनट्रांसिटिव है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख नहीं पाओगे, प्रीपोजिशन लिखनी पड़ जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। अब जब ये बात समझ में आ जाए, तब उसके बाद मान लो हमने कहीं पे एक सेंटेंस लिखा, एक क्या दो लिखे, एक हमने सेंटेंस लिखा, ही शॉट देम और ही शॉट एट देम। ठीक है, ही शॉट देम एंड ही शॉट एट देम। बेटा, दोनों के मीनिंग में डिफरेंस होता। ही शॉट देम अगर कहीं पे लिखा हो और ही शॉट एट देम लिखा हो, तो इसे पढ़ के तुम क्या समझोगे कि लिखने वाले ने क्या कहना चाहा है हमसे। हाँ, पता नहीं, या तो मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ या तुम बता नहीं पा रहे हो, हिले हुए। मैं वो कुछ नहीं पूछ रहा, मैं बड़ी सीधी सी बात ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई पर्सन एक मैसेज लिखे ही शॉट देम, एक लिखे ही शॉट एट देम, तो इन मैसेज को पढ़ के तुम क्या समझोगे कि मैसेज भेजने वाले ने तुम्हें क्या समझाना चाहा है। पीछे बैठा। हाँ, क्या सेम। पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा थोड़ी होता है। शायद ये वो ही नहीं। अगर हम लिखते हैं ही शॉट एट देम, तो इसका मतलब वो शूट हुआ या नहीं। नहीं, शूट हुआ या नहीं। नहीं हुआ। और शॉट देम का मतलब शूट हुआ या नहीं। हो गया, मर गया फिर बच गया। अगर हम लिखते हैं शॉट देम, तो इसका मतलब वो जो देम है वो बच गए या मर गए। मर गया। ये कैसे पता लगा मर गया। चलो छोड़ो, एक चीज बताओ, अगर कोई पर्सन किसी को शूट कर दे, तो जो पर्सन शूट हुआ गया वो मर जाता है। हमेशा तो ऐसा नहीं होता, बहुत से बच भी जाते हैं।
तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास भेजना चाहिए। मैं पूछ कुछ रहा हूँ, बता कुछ रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ वो मरा है या बचा है, बस ये पूछ रहा हूँ। ही शॉट एट देम जब हम लिखेंगे ना, तो इसका मतलब ये जो शॉट है वो मिस कर गया उसको, मतलब ये शूट हुआ नहीं, तो नहीं हुआ तो ऑब्वियस बात है बच ही गया होगा। अच्छा, ही शॉट देम लिखेंगे ना, तो इसका मतलब वो पर्सन हिट हो गया। अच्छा, हिट हो जाने के बाद में क्या हुआ, बचा या मरा, वो किसी को नहीं पता, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि जो शूट हो जाता है वो मर ही जाता है, ठीक है। तो ये शॉट देम का मतलब बस इतना है कि वो टारगेट जो था वो हिट हो गया। अच्छा, अगर यही बताना चाहते हो कि वो मर ही गया, तो इस ऑब्जेक्ट के साथ में ना इसका एक कॉम्प्लीमेंट लिख दो। जो देम ऑब्जेक्ट है ना उसका कॉम्प्लीमेंट लिख दो डेड। डेड कॉम्प्लीमेंट लिख देने से कंफर्म हो जाएगा कि देम जो है वो डेड हो गया। अगर नहीं लिखोगे तो उससे ये क्लियर नहीं होगा कि वो जिया या मरा, बस ये पता चल जाएगा हिट हुआ। तो ही शॉट देम डेड, इट मेक्स द मीनिंग एग्जैक्टली क्लियर, ये मीनिंग एकदम क्लियर हो जाता है। ही शॉट देम का मतलब बस इतना होता है कि टारगेट हिट हो गया, उसके बाद में जिया या बचा वो अलग की बात है। तो जब हम एट लिख देते हैं ना, तो फिर वो देम जो होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, ना कि वर्ब का। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होने का मतलब वर्ब का इफेक्ट उसने रिसीव नहीं किया। अगर हम वर्ब का ऑब्जेक्ट लिख देंगे तो इसका मतलब उसने वर्ब का इफेक्ट जो है वो रिसीव कर लिया, ठीक है। अब इफेक्ट की वजह से उसका रिजल्ट क्या आया, बचा या मरा, वो बात की बात है, ठीक है। खैर, अलोंग का यूज क्या करो पैरेलल मूवमेंट के लिए, एक एग्जांपल देखो और लिख ही देता हूं। द सोल्जर्स मार्च्ड डैश द सिटी। हरिओम। द सोल्जर्स मार्च्ड डैश द रोड। द सोल्जर्स मार्च्ड डैश द सिटी। द सोल्जर्स मार्च्ड डैश द रोड। किसके पैरेलल मूवमेंट पॉसिबल है, रोड या सिटी? रोड। सिटी जो है वो रीजन है, एरिया है, ठीक है, उसके पैरेलल मोशन नहीं हो सकता। रोड के पैरेलल मोशन हो सकता है क्योंकि वो लाइन है। तो अगर हम रोड लिख रहे हैं तब तो यहाँ पे अलोंग आ जाएगा, अगर मोशन ऐसे है तो। और कहीं ऐसे है तो फिर अक्रॉस आएगा, ठीक है। मतलब अलोंग या क्रॉस में से हम दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन एंड वी डोंट नो व्हाट द कंडीशन इज, ठीक है। अच्छा, अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी में क्या हो सकता है कि मान लो अगर ये लोग हैं शहर के अंदर वॉक कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं मान लो सोल्जर्स, ठीक है, तो आएगा थ्रू। एज द सिटी इज थ्री डायमेंशनल, ठीक है, तो थ्रू आएगा। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है थ्रू। या फिर अगर वो मान लो बाहर से कहीं से हैं और उनका डायरेक्शन है सिटी, सिटी की तरफ मूव कर रहे हैं वो, तो टूवर्ड्स। तो जैसे रोड है, रिवर है, सी साइड है, बीच है, मतलब जिनके पैरेलल मोशन पॉसिबल हो उन्हीं के साथ अलोंग लिखना है, जिनके पैरेलल मोशन पॉसिबल ना उनके साथ मत लिखना। फिर आ गया अगेंस्ट। अगेंस्ट का यूज करते हैं फिजिकल सपोर्ट्स के लिए और अपोजिशन के लिए। पहले फिजिकल सपोर्ट वाला समझ लेना। ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। ऐसे, ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। या जैसे हम वॉल ना लिखें, मान लो यहाँ पे ट्री लिख दें, ट्री ना लिखें टेबल लिख दें, ठीक है। और टेबल भी ना लिखें, अगर हम यहाँ पर क्या लिख दें, पोल लिख दो, कुछ भी लिख दो इस तरीके का ऑब्जेक्ट। तो ये जो अगेंस्ट होता है ना, ये शो करता है फिजिकल सपोर्ट। हाँ भैया, ये नहीं आएगा, थ्री सिटी थ्री डायमेंशनल होता है, थ्रू लिखा करो। मोशन के लिए थ्रू प्रिपरेशन यूज क्या करो, अक्रॉस यूज क्या करो। मोशन टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के थ्रू हो रहा है तो अक्रॉस लिखो, थ्री डायमेंशनल में हो रहा है थ्रू लिखो। मार्च जो वर्ब है वो मोशन की वर्ब है। तो ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द ट्री, अगेंस्ट द टेबल, अगेंस्ट द पोल, तो इसका मतलब है विद द सपोर्टेड। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जब हम अगेंस्ट यूज करते हैं ना, तो ये दोनों ही जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये दोनों ही फोर्स एग्जर्ट कर रहे होते हैं। अगर कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए जिसमें एक ऑब्जेक्ट फोर्स ना एग्जर्ट कर रहा हो, ठीक है, टोटली डिपेंडेंट हो जाए दूसरे पे, तो फिर ऑन लिखा करो। जैसे ये बोर्ड है ना, अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो ये अगेंस्ट द वॉल नहीं है, ये अगेंस्ट द, ये ऑन द वॉल है। ऑन द वॉल इसलिए क्योंकि इसमें अपना इसका फोर्स अब खत्म हो गया, अब टोटल फोर्स मतलब इसको होल्ड कर रखा है, क्या नाम इसने, वॉल ने। इसी तरीके से मान लो अगर कोई टेबल है हम उसको कोई चीज रख देंगे, तो ये फिर हम इसको ऑन द टेबल कहेंगे, इसको अगेंस्ट नहीं कह पाएंगे। अगेंस्ट यहाँ पे ये अपना भी फोर्स एग्जर्ट करे और ये भी फोर्स एग्जर्ट करे, ठीक है।
कुल मिला के ये झुकने वाली सिचुएशन होती है जब एक सपोर्ट दूसरे का ले लेता है, तो वहां पे, ठीक है। उसके बाद में अगेंस्ट का यूज हम करते हैं ऑपोजिशन शो करने के लिए। ऑपोजिशन शो करने के लिए इसका यूज कैसे करते हैं, देखो समझना। सपोज हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, दे फॉट डैश देयर फ्रीडम। दूसरा हमने लिखा दे फॉट, मुंह बंद रखो बेटा, दे फॉट डैश इनजस्टिस। तीसरा, दे फॉट डैश देयर ऑपरेसर्स। दे फॉट डैश देयर फ्रीडम। अब देखो ये जो भी हमने नाउन्स लिख रखे हैं ना ब्लैंक के बाद में, हमें क्या करना है, इन नाउन्स को प्रीपोजिशंस की मदद से रिलेट करना है इन वर्ब्स के साथ। अच्छा, ये जो वर्ब्स हमने लिखी हैं, अब हमें बस ये पता करना है कि इस वर्ब में, वर्ब का मतलब एक्शन, इस एक्शन में और उस नाउन में रिलेशन क्या होगा। तो जो पहली सिचुएशन है, इसमें फ्रीडम को तो हमें मानना पड़ेगा पर्पस, कि उन्होंने फाइट की तो फाइट करने के पीछे कुछ ना कुछ उनका लॉजिक या पर्पस रहा होगा, तो वो पर्पस था फ्रीडम, आजादी चाहिए इसलिए लड़ाई कर ली। अच्छा, इनजस्टिस को हम पर्पस की कैटेगरी में ले जा नहीं सकते, क्योंकि इनजस्टिस पाने के लिए कोई लड़ाई नहीं करता, ठीक है। जस्टिस के लिए लोग फाइट करते हैं, इनजस्टिस के लिए नहीं करते। तो ये है ऑपोजिशन, कि मतलब जिसे हम अपोज कर रहे हैं, किस चीज को अपोज करने के लिए फाइट की गई, तो वो इनजस्टिस है जिसको अपोज किया जा रहा है। ऑपरेसर्स है ये है सेकंड पार्टी। जब भी कोई पर्सन फाइट करता है तो वो अकेले फाइट नहीं कर सकता, वहां पे हमेशा एक कोई दूसरा पर्सन इन्वॉल्व होना चाहिए उस प्रोसेस में। ये जो हमने विद प्रिपरेशन लिखे ना, टुगेदरनेस, when we have to refer to someone or something involved in some activity with someone else, मतलब कोई भी किसी के साथ इन्वॉल्व है किसी प्रोसेस में, तो विद लिखा करो। अब एक ये हो गए फाइट करने वाले, तो कोई दूसरा भी होगा, जरूर होगा, दूसरे ये हो गए। तो ये जो सेकंड पार्टी होती है, या कोई भी ऐसा पर्सन जो हमारे साथ किसी प्रोसेस एक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है, उसके लिए प्रिपरेशन हमेशा लिखा करो विद। तो यहाँ पे आएगा विद, यहाँ पे आएगा अगेंस्ट, और पर्पस के लिए हमने कल भी पढ़ा था कि फॉर। तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा दे फॉट फॉर देयर फ्रीडम, दे फॉट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड दे फॉट विद देयर ऑपरेसर्स। तो जो भी हमारा काउंटर पार्ट है किसी एक्टिविटी में, दूसरा पर्सन जो हमारे पैरेलली, हमारे इक्वली जिसकी रैंक है, तो उसके लिए विद लिखा करो। एक क्वेश्चन और देखो, दे फॉट डैश देयर मास्टर। मास्टर का मतलब मालिक। दे फॉट डैश देयर मास्टर, क्या लिखा। अब एक तो विद भी आ सकता है, खैर अगर उन्होंने सेकंड पार्टी अपने मालिक को ही बना लिया, फॉर भी आ सकता है, उनके मालिक को कोई खतरा है और उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं, तो फॉर भी आ जाएगा। तो अगर हम ऐसे लिख दें, फॉट फॉर देयर मास्टर एंड दे फॉट विद देयर मास्टर, बोथ आर करेक्ट। लेकिन जब हम विद लिखेंगे तो हमें मानना पड़ेगा जो उनका मास्टर है वो उसी प्रोसेस में सेकंड पार्टी बन गया उनके साथ। फॉर लिखेंगे तो हमें पर्पस मानना पड़ेगा कि उनकी फाइट करने की वजह जो है उनका मास्टर है, ठीक है। चलो, तो ये अगेंस्ट और फिजिकल सपोर्ट हो गया। उसके बाद में आ गया अबाउट प्रिपरेशन। इसका यूज हम करते हैं बेसिकली तब जब हमें ये मीनिंग कन्वे करना हो रिगार्डिंग गाइडिंग का, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, ही डिड नॉट टेल अबाउट हिज न्यू मूवी। ही डिड नॉट टेल अबाउट हिज न्यू मूवी। इसे सही कर, ही डिड नॉट टेल अबाउट हिज न्यू मूवी। अबे हिले हुए, हाँ पड़ोसी, ये सेंटेंस ही कर बेटा। आ रहा, ये सेंटेंस ही कर। अबाउट ड्रॉप करना है, हाँ, टॉक अबाउट। अब देखो ये जो हमने वर्ब लिखे ना यहाँ पे टेल, ये डाई ट्रांसिटिव वर्ब होती है। डाई ट्रांसिटिव का मतलब इसको दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, एक व्हाट का रिप्लाई, एक होम का रिप्लाई। हमने एक भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, डायरेक्ट प्रिपोजिशन लिख दी। अच्छा, प्रिपोजिशन इसलिए लिख दी क्योंकि वो टॉपिक है, तो टॉपिक है तो अबाउट तो लिखना ही पड़ेगा। तो एक काम करो, इसको हटा के टॉक लिख दो। तो टेल के साथ में अबाउट का यूज मत किया करो, इसे ऐसे लिखो, ही डिड नॉट टॉक अबाउट हिज न्यू मूवी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो,
they will say nothing about to invite the actor. अब जैसे हमने ये लिखा they will say nothing about to invite the actor. अब देखो ये about हो गया preposition, और हमने पढ़ा कि preposition के बाद अगर किसी verb को लिखना पड़े तो उसको gerund फॉर्म में लिखा करो. ये infinitive है, इसको हटा के gerund बना दो inviting. So they will say nothing about inviting the actor. एक और देखो, the man is about to jump into the pool. अराइस एक और सही कर. The man is about to jump into the pool. पड़ोसी इसे सही कर. अबे मुझे मत दे, किसे सही कर, हिले हुए कैसे, इसे तो साइकोपैथ आ जाते हैं पढ़ने. इस सेंटेंस को सही कर बेटा. हाँ क्या है? जंपिंग. बढ़िया. पड़ोसी. ये जो भगवान ने सर दिया ना, पीस ऑफ डेकोरेशन नहीं है, एक काम की चीज है, इसका यूज क्या करो थोड़ा बहुत. अब देखो जैसे हमने यहाँ पे अबाउट के साथ टू इनवाइट लिखा गलत हो गया, वैसे टू जंप भी गलत हो जाना चाहिए. लेकिन ये देखो ये टॉपिक की प्रिपरेशन है और ये कोई प्रिपरेशन नहीं है, लिंकिंग और के बाद में लिखा गया कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है. तो जो अबाउट वर्ड होता है ना, एडजेक्टिव भी होता है, इसका मतलब होता है रेडी. जब ये एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब रेडी होता है. द मैन इज रेडी. अच्छा, जब ये एडजेक्टिव हो गया तो जो हम टू लिख रहे हैं ना जंप इसके साथ, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है. क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, इन्फिनेटिव कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं, तो ये सही हो गया. तो अब ये और तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम अबाउट को यूज करें जब प्रीपोजिशन, तो इसके बाद में अगर वर्ब लिखनी पड़े तो जेरेंड फॉर्म में लिखना. लेकिन अगर ये एडजेक्टिव हुआ तो फिर इसके साथ में इन्फिनेटिव लिखना. अच्छा, जब ये एडजेक्टिव होता है तो इसको हम लिंकिंग और लिख कर यूज करते हैं और इसका मतलब होता है रेडी. लेकिन जब ये प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है रिगार्डिंग. तो वो मीनिंग से जान जाओगे सेंटेंस में कि इसको एज अ प्रीपोजिशन यूज किया जा रहा है, एज एन एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है. चलो ये भी अबाउट हो गया. फिर आ गया हमारा ऑफ. ऑफ का यूज हम करते हैं तब जब हमें रेफर करना हो किसी काइंड के डिटैचमेंट को. देखो, द राइडर फेल डैश द हॉर्स, जैसे ये लिखा. द राइडर escaped dash the ground. ये देखो, अब देखो ये जो हमने लिखा था राइडर एस्केप्ड डैश द ग्राउंड. एस्केप का मतलब होता है अवे, मूव अवे. एस्केप का मतलब भाग जाना होता है, मूव अवे होता है. तो जब भी कोई पर्सन मूव अवे करता है ना, तो वो जो पॉइंट होता है जहां से वो मूव कर जाता है वो हमेशा ओरिजिन होता है. ठीक है, फिर कहां भाग गया वो अलग बात है, लेकिन जहां से भाग गया वो ओरिजिन है. ठीक है, मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है. तो इसके साथ तो लिखा करो फ्रॉम. दे एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, दे एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन ये सिचुएशन हम यहाँ पे नहीं कर सकते कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो राइडर है वो मूव कर गया हॉर्स से कहीं और. हॉर्स और राइडर जो होते हैं ना वो एक ही यूनिट होते हैं, जो एक ही मोशन में होते हैं और एक ही साथ मूव करते हैं. क्योंकि जो राइडर होता है वो हॉर्स के ऊपर ही बैठा होता है, तो उनका मूवमेंट एक मतलब क्यूमुलेटिव मूवमेंट होती है. अगर किसी वजह से ये डिटैच हो जाए तो चूंकि वो एक ही यूनिट होते हैं, अगर किसी वजह से वो डिटैच हो गया तो यहाँ पे ऑफ प्रिपरेशन का यूज करना. तो ऑफ शोज डिटैचमेंट. ऑफ से हमें ये पता चलता है कि वो चीजें पहले एक रही होंगी लेकिन किसी वजह से वो अलग हो गई. ठीक है, तो डिटैचमेंट है तो ऑफ लिखना. अगर डिटैचमेंट टाइप थिंग नहीं है, ग्राउंड और राइडर कभी एक कॉम्बी फॉर्म, मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं होते. हॉर्स और राइडर एक कॉम्बिनेशन होते हैं.
तो उनका जो मोशन होता है वो क्यूमुलेटिव मोशन होता है, वो एक ही साथ मूव करते हैं, जिधर जिधर हॉर्स जाएगा उधर उधर राइडर जाएगा। तो उस सिचुएशन में उनको एक ही यूनिट मानना चाहिए, फिर अगर वो डिटैच हो गए तो फिर ऑफ लिखो, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फ्रॉम लिखा करो। थर्ड एग्जांपल देखो, ही प्लग द फ्लावर डैश द प्लांट। अब जैसे प्लांट है, लीव्स हैं, ठीक है, और फ्लावर है, मतलब बर्ड्स हैं, वो सब उसका पार्ट होती हैं। तो प्लांट एक क्यूमुलेटिव थिंग है जिसमें लीव्स भी हैं, फ्लावर भी है, और मतलब एवरीथिंग है, ठीक है। अगर अब फ्लावर उसी का प्लांट है, अगर हमने उसको उसे डिटैच कर दिया देन ऑफ। तो अगर एक कोई क्यूमुलेटिव यूनिट है और हमने उसमें से किसी चीज को अलग कर दिया तो ये सेपरेशन है, डिटैचमेंट है, इसके लिए प्रिपरेशन ऑफ लिखना। एक बड़ा कॉमन एक्सप्रेशन होता है, जैसे स्कूल वगैरह में बच्चे होते हैं ना, तो किसी स्कूल में बच्चों का नंबर है, एक रजिस्टर है कि इसमें कितने बच्चे हैं, उनमें से कोई बच्चा किसी वजह से उसका नाम काट दिया गया, ठीक है, तो ये पूरी एक यूनिट थी, ठीक है, एक क्यूमुलेटिव यूनिट थी जिसमें सारी यूनिट्स इंक्लूडेड हैं। अगर हमने इनमें से किसी को आउटसाइड कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो उसके लिए देखो हम फ्रेज इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, स्ट्राइक ऑफ। हिज नेम वाज टेकन ऑफ द रोल्स। तो स्ट्राइक ऑफ कर देना मतलब वो जो क्यूमुलेटिव यूनिट थी, सारी यूनिट्स के मिलकर बनी थी, हमने उसमें से एक पर्टिकुलर को डिटैच कर दिया, तो उसके लिए प्रिपरेशन ऑफ आ गई, ठीक। तो यहाँ ऑफ जब भी हम यूज करते हैं तो ये मतलब इसका डिटैचमेंट पर्पस होता है। डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है वो अपना समझ लेना है, क्यूमुलेटिव यूनिट में से एक इंडिविजुअल यूनिट का रिमूव कर देना। उसके बाद में गया था शॉर्ट डिस्टेंस। हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, माई कॉलेज इज ऑफ द रोड। तो ऑफ का मतलब क्या था, शॉर्ट डिस्टेंस। जब हम प्लेस के किसी पॉइंट को रेफर करने के लिए ऑफ का यूज करते हैं तो इसका मतलब शॉर्ट डिस्टेंस होता है। मान लो ये रोड है और यहाँ पे किसी का कॉलेज है, ठीक है, तो ये हो गया ऑफ द रोड। उसके बाद में आ गई ऑफ प्रिपरेशन। ऑफ प्रिपरेशन का यूज तब क्या करो जब हमें पजेशन पजेसिव केस का सब्स्टिट्यूट यूज करना हो, जहां पे भी हुज का रिप्लाई चाहिए वहां पे इसी का यूज क्या करो, ठीक है। एक एग्जांपल से चाहते हैं यहाँ पे समझ लो, द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन vehemently opposed the allegation। अब ये किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे हमने लिखा था मिनिस्टर फॉर एजुकेशन वेहेमेंटली अपोज द एलिगेशन। अब देखो ये जो मिनिस्टर हमने नाउन फ्रेज लिखी है ना, इसके लिए हमने एक फ्रेज लिख दी फॉर एजुकेशन। ध्यान से देखें तो हुज का रिप्लाई है, द मिनिस्टर, हुज मिनिस्टर, किस बात का मिनिस्टर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मिनिस्टर को रिलेट कर रहे हैं उसके डिपार्टमेंट से। तो अगर हम इसका रिलेशन शो करना चाह रहे हैं उस डिपार्टमेंट से, तो रिलेशन के लिए, पोजीशन के लिए, पार्ट्स के लिए प्रिपरेशन हमेशा ऑफ लिखा करो। और बड़ी सीधी सी बात, जहां पर भी हुज का रिप्लाई चाहिए हो वहां पे ऑफ ही लिखा करो। तो हम लिख देंगे द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन वेहेमेंटली अपोज द एलिगेशन। तो पोजेशंस हैं, रिलेशंस हैं, पार्ट्स हैं, इनके लिए हमेशा प्रिपरेशन ऑफ लिखा करो। हुज का रिप्लाई जहां भी चाहिए हो वहां पे ऑफ का ही यूज किया करो। एक और सेंटेंस देखो, द मैन, ये छोड़ो, आई कैन नॉट हियर। क्यों मुंह लड़ा रहे हो मूर्खों, क्या कर रहा है, हाँ? क्या कर रहा है, अबे क्या कर रहा है हिले हुए, तो पढ़ाई कर, मुंह क्यों चला रहा है, नहीं चला रहा। अबे चंगू पढ़ाई कर ले बेटा, नहीं समझ में आ रहा तो मेरे से पूछ लियो, आपस में मत चोन लड़ाओ। आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपरली, एक ये। दूसरा, आई हैव नॉट हर्ड ऑफ हिम लेटली। एक काम करो, यहां पर भी हिम ही लिख दो तो सेम सा लगेगा। अब जैसे हमने लिखा, आई कांट हियर हिम प्रॉपरली, आई हैवंट हर्ड ऑफ हिम लेटली। लेटली का मतलब रिसेंटली होता है। अब यहाँ पे हमने हियर वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया हिम को, यहाँ पे हमने ऑफ प्रिपरेशन लिख दी, हालांकि ये दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है, जब हम ये ऑफ लिख देते हैं ना, तो ऑफ हिम लिख देने से मतलब ये हो जाता है कि जो हिम है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हिम से रिलेटेड किसी चीज का रेफर किया जा रहा है।
अच्छा, कौन सी चीज वो हो सकती है, वो इस वर्ब से क्लियर हो जाती है। हियर जो होता है वो न्यूज की वर्ब होती है, सुनोगे तो या तो कोई खबर या कोई जानकारी या कोई इन्फॉर्मेशन। तो जब हम यहाँ पे लिख देते हैं ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि हियर वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम पर्सन नहीं है, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड कोई न्यूज, उससे रिलेटेड मतलब एनीथिंग उस तरीके की जो सुनाई पड़ सकती है चीजें। अब सुनाई क्या पड़ सकता है वो अपने आप देख लो। न्यूज सुनाई पड़ सकती है, नाम सुनाई पड़ सकता है, न्यूज मतलब इंफॉर्मेशन सुनाई पड़ सकती है। तो जब हम ऑफ हिम लिख देते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि द पर्सन इज नॉट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बट वी आर रेफरिंग टू समथिंग रिलेटेड टू हिम। रिलेटेड टू हिम क्या हो सकता है, वो इस वर्ब से हमें आइडिया लगाना पड़ता है, वो लिखा नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम उससे रिलेटेड किसी चीज को रेफर ना करके उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रेफर करें तो फिर हिम लिखा करो। तो जब हम हिम लिखते हैं वो भी सही है, ऑफ हिम लिखते हैं तो भी सही है, लेकिन जब हम ऑफ हिम लिख देते हैं तो ये ऑफ प्रिपोजिशन रिलेशन शो करती है। इसका मतलब ये ऑफ प्रिपोजिशन हिम का रिलेशन शो कर रही है किसी ऑब्जेक्ट से। जिस ऑब्जेक्ट से रिलेशन शो किया जा रहा है वही ऑब्जेक्ट इस हियर वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब वो ऑब्जेक्ट क्या होगा वो अपने आप आइडिया लगाना, ठीक है। और देखो इसको, हमने एक सेंटेंस लिखा, आई वॉन्ट टॉक टू विद ऑफ हिम। आई वॉन्ट टॉक टू हिम, आई वॉन्ट टॉक विद हिम, आई वॉन्ट टॉक ऑफ हिम, ठीक है। अब सबसे पहले समझना ऑफ को। टॉक ऑफ का मतलब होता है रिलेटेड, तो टॉक ऑफ हिम का मतलब हो गया रिलेटेड हिम, उससे संबंधित। मान लो कहीं पे कोई बातचीत करनी है तो हमने कहा दुनिया की बात कर लेंगे, इसकी बात मत करना, ठीक है। तो ऑफ का मतलब वी आर नॉट रेफरिंग टू द पर्सन बट रेफरिंग टू द थिंग्स रिलेटेड टू द पर्सन। अच्छा, उसके बाद में विद और टू लिखते हैं तो इसमें देखो क्या होता है। विद प्रिपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स इक्वल रैंक का मतलब उनका शेयर इक्वल हो किसी एक्टिविटी में। टू का हम यूज करते हैं तब जब हमें किसी एक पर्सन को ही रेफर करना हो, ठीक है। ऐसे समझना, जैसे ये ए है और ये बी है, ए बी तक गया, ठीक है, तो ये टू है। लेकिन अगर ए भी थोड़ा मूव कर रहा है, बी भी थोड़ा मूव कर रहा है, तो ये विद है। तो जब हम विद यूज करते हैं तो ये बाई डायरेक्शनल मोशन होता है, बाई डायरेक्शनल। इसमें एफर्ट्स दोनों ही डायरेक्शन से होते हैं और दोनों ही इक्वल पार्टनर्स होते हैं। लेकिन जब हम टू लिख देते हैं तो ये यूनि डायरेक्शनल मोशन होता है, यूनि डायरेक्शनल। और इसमें एफर्ट्स किसी एक की तरफ से ही होते हैं जो किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाह रहा है वो। तो अगर हम टू लिख देंगे तो भी सही है, विद लिख देंगे तो भी सही है। अगर हम विद लिखेंगे तो ये मान के चलना पड़ेगा ये किसी टाइप का डिस्कशन वगैरह हो रहा है जहां पे दोनों लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, उनकी रैंक है इक्वल। लेकिन अगर हम टू लिख देंगे तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा ये आई जो है वो जूनियर है और ये किसी और पर्सन से बात करने के लिए जा रहा है और जरूरत इसकी है उसकी नहीं। तो आई वॉन्ट टॉक टू हिम भी सही है, आई वॉन्ट टॉक विद हिम सही है, आई वॉन्ट टॉक ऑफ हिम भी सही है। ऑफ फिर अलग ही मीनिंग हो जाता है। अब यहाँ पे मान लो अगर हम टॉक ना लिखें और स्पीक लिख दें तो भी मीनिंग यही रहेगा, आई वॉन्ट स्पीक टू हिम, आई वॉन्ट स्पीक विद हिम, आई वॉन्ट स्पीक ऑफ हिम, ठीक है। तो ऑफ का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड, स्पीक के साथ, टॉक के साथ, हियर के साथ जब हम ऑफ प्रिपोजिशन का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है वी आर रेफरिंग टू द रिलेटेड थिंग्स नॉट द पर्सन डायरेक्ट। बाकी ऑफ प्रिपोजिशन का हम पार्ट्स के लिए भी करते हैं, ये पहले भी हमने पढ़ रखा है कि जब पार्ट और टोटल को रिलेट करना हो तो हमेशा ऑफ प्रिपोजिशन का ही यूज किया करो। उसके बाद में विद पे आ जाओ। विद प्रिपोजिशंस का एक तो हम यूज करते हैं तब जब हमें हैविंग का मीनिंग कन्वे करना हो। ऐसे देखना, द मैन सॉल्व इट विद, एक मिनट, विदाउट लिटिल डिफिकल्टी। सॉल्व इट विदाउट लिटिल डिफिकल्टी। हीरो, इसे सही करो, द मैन सॉल्व इट विदाउट लिटिल डिफिकल्टी। हाँ, क्यों? हाँ तो सही करो फिर इसे। एक साथ नहीं आएंगे बच्चे, ठीक है, लेकिन अब इसे सही कैसे करेगा, सही भी तो करना पड़ेगा। मैं अब देखो ये विदाउट जो होता है ना प्रिपरेशन, इसका मतलब होता है नॉट हैविंग। विद का मतलब हैविंग होता है, अब विदाउट का मतलब होता है नॉट हैविंग। सेमी नेगेटिव वर्ड होता है,
और इसका मीनिंग होता है नेगेटिव हमेशा। वही कहानी लिटिल की है, वो भी नेगेटिव होता है। तो हमें पता है कि जो हम लिटिल डिफिकल्टी फ्रेज यूज कर रहे हैं वो इस विद प्रिपरेशन का ही ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये विद प्रिपरेशन नेगेटिव मीनिंग ही कन्वे करती है, नेगेटिव मीनिंग डिटर्मिनर भी कन्वे करता है, तो ये दोनों एक ही फ्रेज में गलत यूज हो गए। ठीक है, अब अगर ये गलत यूज हो गए तो इनको सही करना पड़ेगा। अब सही करने का एक तरीका तो है कि विद लिख दो, विद लिटिल डिफिकल्टी। ठीक है, लेकिन तब हमारा मीनिंग बदलेगा अभी जो हम कह रहे हैं उससे ज्यादा। ठीक है, हालांकि विद लिख के सही कर सकते हैं, या फिर हम इसको एक और तरीके से भी सही कर सकते हैं कि हम लिटिल यूज ही ना करें। जब नेगेटिव मीनिंग विदाउट कन्वे कर ही देगा तो इसकी जरूरत ही नहीं है, एनी लिखो। तो या तो लिखो विद लिटिल डिफिकल्टी या फिर लिखो विदाउट एनी डिफिकल्टी। द मैन सॉल्व इट विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो विद का मतलब हैविंग हो गया, विदाउट का मतलब नॉट हैविंग हो गया, ध्यान रखना। उसके बाद में विद प्रिपरेशन का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी ऐसे पर्सन को रेफर करना हो जो हमारे साथ ही किसी एक्टिविटी में या प्रोसेस में इक्वल का पार्टनर है और इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके बाद में विद प्रिपरेशन का यूज करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मदद से किसी काम को किया गया होता है। देखो, दे फॉट डैश ऑटोमेटिक राइफल्स। दे फॉट डैश डिटर्मिनेशन। They fought dash automatic rifles and they fought dash determination। अब देखो, ये जो ऑटोमेटिक राइफल्स है ना तो ये फाइट करने का पर्पस है। ठीक है, ये मतलब इंस्ट्रूमेंट है, मतलब अगर कोई पर्सन फाइट कर रहा है देन ही नीड समथिंग। ठीक है, उसको फाइट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट भी चाहिए होगा, जो भी ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है वो इंस्ट्रूमेंट ही होता है। अब ऑटोमेटिक राइफल्स ही है कॉन्क्रीट। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में। डिटर्मिनेशन है एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन ये है दोनों इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये भी वही रोल कर रहा है, मतलब रिलेशन सेम है, वो भले उनकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो, वो फिजिकल है ये एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन दोनों के साथ में भी आएगा। तो जब भी हम कुछ परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी, तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायर्ड टूल्स होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके साथ में प्रिपरेशन विद लिखा करो। कई बार जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जिनकी अपनी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, लेकिन फिर भी लिखा विद करो। ही आंसर्ड माई क्वेश्चंस विद ऑनेस्टी। ठीक है, he answered my questions with honesty, with shyness, with hesitation, with politeness, with rudeness वगैरह वगैरह। तो वो सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके सबके साथ विद लिखा करो। जैसे हमने कहा, दे टाइड द थीफ विद अ रोप। उन्होंने एक रोप से एक चोर को बांध दिया। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट हो गया, बांधने के लिए कोई चीज चाहिए, वो चीज रोप बन गई, तो हमने विद लिख दिया। ही कट हिज फिंगर विद अ नाइफ। चाकू से उसने उंगली अपनी काट ली। तो काटने के लिए कोई तो ऑब्जेक्ट उसने यूज किया होगा, अपने आप तो नहीं कट गई होगी, तो वो जो ऑब्जेक्ट था नाइफ था, तो हमने लिख दिया विद नाइफ। शॉर्ट लिख दो, एटसेट्रा कुछ भी लिख दो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स दैट प्ले सम इंस्ट्रूमेंटल रोल इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम एक्टिविटी टेक प्रिपरेशन विद। तो अगर हमें किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को रेफर करना हो जिसको किसी एक्टिविटी को अकम्प्लिश करने के लिए यूज किया गया एज अ टूल, तो उसका प्रिपरेशन विद लिखा करो। एक सेंटेंस देखो और, ही रोट द पोएम डैश अ पेन। ही रोट द पोएम डैश इंक। ही रोट द पोएम डैश अ पेंसिल। ही रोट द पोएम डैश पेंसिल। ऐसे। अब देखो, ये जो पेन है ना, पेन इज एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के साथ में प्रिपरेशन विद। इंक इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट इन। ठीक है, मटेरियल्स के साथ में प्रिपरेशन इन लिखा करो। अच्छा, अब पेन जो है वो हमेशा इंस्ट्रूमेंट ही रहेगा, इंक हमेशा मटेरियल ही रहेगी, या इंस्ट्रूमेंट नहीं बनना और उसको मतलब मटेरियल नहीं बनना। पेंसिल पे आ जाते हैं, पेंसिल जो होता है ना ग्रेफाइट होती है।
अब हम उस ऑब्जेक्ट को जिससे लिखा जाता है उसको भी पेंसिल कहते हैं, इफ इट इज मेड ऑफ ग्रेफाइट, एंड द ग्रेफाइट मटेरियल इटसेल्फ इज कॉल्ड पेंसिल, वो भी पेंसिल ही कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे डिटर्मिनर लिख रहे हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये मटेरियल नहीं है, क्योंकि मटेरियल होता तो अनकाउंटेबल हो जाता है, ये आर्टिकल नहीं आता विद इंस्ट्रूमेंट। विदाउट डिटर्मिनर के लिख रहे हैं तो मान के चलना है कि ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये इंस्ट्रूमेंट होता तो कॉमन नाउन होता, बिना आर्टिकल के आता नहीं सिंगुलर फॉर्म में। अगर हम बिना आर्टिकल के लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये मटेरियल है, ये लेना आ गया। तो फिर हम इसके बाद में प्रिपरेशन ऐसे लिख देंगे, ही रोड द पोएम विद अ पेंसिल एंड ही रोड द पोएम इन पेंसिल, ठीक है। तो जब हम इन पेंसिल लिखते हैं ना तो पेंसिल बिकम्स मटेरियल। तो पेन के साथ हमेशा विद लिखो, इंक के साथ हमेशा इन लिखो। पेंसिल का अपना आंख खोल के एक बार देख लेना सेंटेंस में कैसे उसको यूज किया जा रहा है, एज एन इंस्ट्रूमेंट या एज अ मटेरियल। मटेरियल हो तो इन लिखना, इंस्ट्रूमेंट हो तो विद लिखना। उसके बाद में आ गए हमारी बाई प्रिपरेशन। बाई प्रिपरेशन का यूज हम करते हैं तब जब हमें किसी डूअर को रेफर करना हो जिसने किसी एक्टिविटी को परफॉर्म किया हो। क्या डूअर वूअर की कहानी होती है, एग्जांपल से समझना। द लायन वाज किल्ड, डैश द हंटर, एक मिनट, डैश द गन, डैश द हंटर। ये ब्लैंक फिल कर। द लायन वाज किल्ड, डैश द गन, डैश द हंटर। दूसरे में, दूसरे में बाई क्यों लिखे? अरे भाई दूसरे में बाई क्यों लिखे ये बताओ। पहले में तो विद मैं खुद ही समझ गया, लेकिन दूसरे में बाई क्यों लिखा जा रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। अबे दूसरे में बाई क्यों लिखे? हंटर क्या है? डूअर है। कहीं ऐसा तो नहीं हो हंटर चाबुक वाला हो, चाबुक से मार डाला उसको शेर को, दे चाबुक दे चाबुक, अधमरा हो गया, फिर बाद में गन से मार दिया, या पहले गन से मार दिया फिर बाद में चाबुक से मार दिया। अगला नंबर तेरा है जुगनू। अब देखो, गन तो खैर इंस्ट्रूमेंट है ही है, इसके साथ तो विद आना ही है। हंटर पर्सन होता है, पर्सन भी होता है, मतलब हालांकि चाबुक भी होता है वो अलग चीज है, लेकिन पर्सन भी होता है। पर्सन है तो बाई लिखना, और अगर पर्सन ना हो, इंस्ट्रूमेंट हो, तो फिर एंड लिखना। एंड कंजंक्शन होगा, बाई प्रिपरेशन होगी। तो अगर हम ऐसे लिख, हालांकि वो एंड मैंने ऐसे ही बता दिया, लेकिन उसके लिए स्कोप छोड़ के चलना। अगर दोनों इंस्ट्रूमेंट हो तो प्रिपरेशन कॉमन हो जाएगी, कंजंक्शन दोनों को जोड़ देगा। द लायन वाज किल्ड विद द गन एंड द हंटर, द लायन वाज किल्ड विद द गन बाय द हंटर। तो जब हम बाई लिखेंगे तो हंटर को हमें डूअर मानना पड़ेगा, एंड लिख देंगे तो उसको इंस्ट्रूमेंट ही मानना पड़ेगा। हंटर दोनों ही होता है, वन हु हंट्स एंड द ऑब्जेक्ट दैट ही यूज्ड टू हंट। खैर, तो बाई प्रिपरेशन डूअर के लिए लिखा करो, ये वॉइस वॉइस में भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं, ये अपने ऐसे खत्म हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, द मैन वाज हर्ट बाय विद अ स्टोन। क्या, एक काम करो, स्टोन के जाए लिखो बॉटल। द मैन वाज हर्ट बाय अ बॉटल या विद अ बॉटल। बता बे इसमें क्या आएगा, बाय या विद? विद का मतलब क्या मानोगे? किसी ने इसको बॉटल से हिट कर दिया, हाँ, ये मानना पड़ेगा ना कि हिट करने का इंस्ट्रूमेंट बॉटल हो गई। अच्छा, मान लो कुछ बॉटल्स हैं ऊपर रखी हुई हैं शेल्फ वगैरह पे, कोई आदमी है नीचे कुछ कर रहा है, एक गिरी सर पे, उसके फूट गया सर। अब लिखेगा विद, अब क्या लिखेगा? फिर तो अभी तो विद बोल रहा था। आप फिर पहले नहीं सोच पाए। अब देखो, अगर हम विद लिखेंगे तो हमें ये मानना पड़ेगा कि बॉटल इज द इंस्ट्रूमेंट दैट समवन यूज्ड टू हिट द मैन। लेकिन अगर ऐसा ना हो, कोई डूअर इन्वॉल्व ना हो, तो फिर बाई लिख देना। तो जब हम बाई लिखेंगे तो हमें ये मानना पड़ेगा कि देयर इज नो डूअर, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसने बॉटल का यूज किया होगा। तो फिर बाई लिख दो। बाई लिखने का मतलब हो जाएगा कि ये एक्सीडेंटली मतलब हर्ट हो गया, बॉटल वॉटल इसके ऊपर गिर गई, या यही बॉटल के ऊपर गिर गया, या जो भी हुआ।
लेकिन अगर हम विद लिखेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि बॉटल एक इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पे जरूर कोई ऐसा पर्सन है जिसने बॉटल का यूज करके इसको हर्ट कर दिया। तो बाई भी सही है, विद भी सही है, बट मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बाई प्रीपोजिशन का यूज हम करते हैं डूअर के अलावा तब भी जब हमें नियर का सेंस कन्वे करना होता है। ही वॉज स्टैंडिंग बाई द रोड, बाई द कार, ठीक है। तो जैसे हमने बाई द कार लिखा तो बाई का मतलब नियर हो जाता है। ये जो कल हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे बिसाइड, जिसका मतलब पढ़ रहे थे कि बाई बाई द साइड ऑफ नियर, ये प्रीपोजिशन ऐसे होती है बाई प्लस साइड। ये कंपाउंड प्रिपरेशन होती है, इन दोनों वर्ड को मिलकर बन जाती है। मतलब बिसाइड जो प्रिपरेशन होती है बाई प्लस साइड होती है, तो ये बाई का मतलब नियर ही होता है, बिसाइड का मतलब होता है बाई द साइड ऑफ समथिंग, नियर द साइड ऑफ समथिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसको हम प्लेस के पॉइंट्स को भी रेफर करने के लिए यूज कर लेते हैं बाई को, तब इसका मतलब नियर हो जाता है। उसके अलावा बाई प्रिपरेशन का यूज हम तब भी करते हैं जब हमें डिग्रीज रेफर करनी होती है, ठीक है। मैथ्स वगैरह तुम लोग पढ़ते हो, उसमें ऐसे काफी यूजेस होते होंगे, द इंक्रीज द प्राइस बाई 5%, ठीक है। और ये सब डिग्रीज के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं, बाई 20%, बाई 30%। एक इंग्लिश में काफी फेमस इडियम होता है बाई एंड बाई, एक होता है बाई एंड फार, होते हैं। बाई एंड बाई का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअली। अब ये देखो ग्रेजुअली एडवर्ब ऑफ डिग्री है, तो यहाँ पे जो बाई प्रिपरेशन है ना वो डिग्री रेफर कर रही है, ठीक है। या जैसे हमने लिखा बाई एंड फार, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल या सब्सटेंशियली, अच्छा खासा, ठीक है। ये भी डिग्री है, ये सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। तो बाई प्रिपरेशन जो होती है, इंग्लिश के काफी ऐसे इडियम्स होते हैं जहां पे इसका हम यूज करते हैं, और वो इडियम्स हो जो होते हैं वो एडवर्ब ऑफ डिग्री का मीनिंग होते हैं। तो ये बाई प्रिपरेशन का हम डिग्री के लिए भी यूज करते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस यहाँ पे और लिखा, द वाटर लेवल, द वाटर लेवल हैज रिजन बाई 5 meters। अब देखो, जब भी कोई चीज जो होती है घटती है या बढ़ती है, तो उसमें जो चेंज होता है उसके घटने या बढ़ने का, मान लो कोई चीज में इंक्रीज हुई है या किसी चीज में कोई डिक्रीज हुई है, तो डिक्रीज या इंक्रीज जो होती है ना उसको क्वांटिफाई किया जाता है डिग्रीज में। उसके लिए हमें प्रिपरेशन बाई लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो बाई प्रिपरेशन जो होती है डिग्रीज की प्रिपरेशन होती है। एनी काइंड ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज जो होती है वो डिग्रीज में मेजर की जाती है, तो उसके लिए बाई का यूज क्या करो। अब जैसे वाटर लेवल बढ़ गया, कितना बढ़ गया अब ये बताने के लिए हमने 5 meters लिखा, तो ये डिग्री है, 5 meters जो है वो इंक्रीज की डिग्री है, तो इसके साथ हमने प्रिपरेशन लिख दी बाई। तो बाई प्रिपरेशन का यूज डिग्रीज के लिए क्या करो, ठीक है। उसके बाद में इसका यूज हम टाइम के लिए भी कर लेते हैं, बाई प्रिपरेशन का यूज करते हैं टाइम के पॉइंट्स को रेफर करने के लिए, तब इसका मतलब टिल हो जाता है। और इसका एक एग्जांपल से समझना, ही विल स्टे हियर डैश मंडे, ही विल रिटर्न हियर डैश मंडे, ही विल स्टे हियर डैश मंडे, ही विल रिटर्न हियर बाय मंडे। अब देखो ये जो दोनों ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं ना, इनके लिए हमारे पास ऑप्शन है बाई और टिल। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ रखा है कि बाई प्रिपोजिशंस होती हैं, इनका यूज हम करते हैं टाइम के उन पॉइंट्स को रेफर करने के लिए जहां पे किसी एक्शन की स्टेट कंप्लीशन की होगी, ठीक है। इनमें से जो बाई प्रिपोजिशन होती है इसका मतलब होता है एट और बिफोर द पॉइंट मेंशन्ड। जो हमने पॉइंट मेंशन किया है ना, या तो वो पॉइंट या उससे पहले का कोई भी पॉइंट, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, टिल का मतलब होता है अप टू द पॉइंट मेंशन्ड, जो हमने पॉइंट मेंशन किया है उस पॉइंट तक। तो जब हम बाई प्रिपरेशन लिखते हैं और टिल प्रिपरेशन लिखते हैं, तो इन प्रिपरेशंस के मीनिंग में ये डिफरेंसेस होते हैं। अब देखो होता है क्या, जब हम टिल यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब हम जिस समय बात कर रहे हैं उस समय से लेकर फर्दर किसी पॉइंट को रेफर कर रहे हैं, और इस बीच के सारी ड्यूरेशन इसमें कवर हो गई, ठीक है। टिल का मतलब हो गया जिस समय बात कर रहे हैं उस समय से लेके उस पॉइंट तक जिसको हमने टिल के साथ लिख दिया। जैसे हमने टिल मंडे लिखते हैं तो इसका मतलब मंडे तक। तो ये जो टिल प्रिपरेशन होती है ना, जब हम इसका यूज करते हैं तो वो लिखी गई जो फ्रेज होती है वो ड्यूरेशन को रेफर करती है।
तो टिल का यूज हम करते हैं जब हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम को कवर करना हो, जब हम बात कर रहे हैं उस समय से लेकर किसी दूसरे पॉइंट तक, तो वो बीच की सारी ड्यूरेशन टिल होती है। अच्छा, लेकिन जब बाई यूज करते हैं तब ऐसा नहीं होता। बाई का मतलब होता है एट और बिफोर द पॉइंट मेंशन, मतलब जो पॉइंट हमने मेंशन किया है तो उस समय, अगर उस समय नहीं तो फिर उससे पहले के किसी पॉइंट पे। लेकिन चूंकि वो पॉइंट को रेफर करती है तो वो प्रिपरेशन पॉइंट की होती है। तो जो बाई प्रिपरेशन होती है, ये प्रिपरेशन जब हम यूज करते हैं तो वो लिखी गई फ्रेज टाइम के पॉइंट को रेफर करती है। टिल प्रिपरेशन जब हम लिखते हैं तो वो लिखी गई फ्रेज जो होती है वो टाइम के ड्यूरेशन को रेफर करती है। ये डिफरेंस याद रखना। दूसरे तरीके से इसको ऐसा समझ सकते हो कि बाई का यूज हम तब करते हैं सेंटेंस में जब हमें व्हेन को रिप्लाई करना हो। टिल का यूज तब करते हैं जब हाउ लॉन्ग को रिप्लाई करना हो। सो वी कैन एक्सप्रेस टाइम इन टू वेज, इधर इन पॉइंट्स और इन ड्यूरेशन। ठीक है, तो कंप्लीशन हम ड्यूरेशन से भी रिलेट कर सकते हैं, पॉइंट से भी रिलेट कर सकते हैं। ड्यूरेशन से रिलेट करना है तो टिल लिखना, पॉइंट से रिलेट करना है तो बाई लिखना। सेंटेंस में व्हेन को रिप्लाई करना है तो बाई लिखना, हाउ लॉन्ग को रिप्लाई करना है तो टिल लिखना। ठीक है, जब हमने लास्ट टाइम टेंस में इन्हें डिस्कस किया होगा तो इतनी बातें डिस्कस नहीं की होंगी, क्योंकि वहां पे हमें टेंस सीखना था, यहाँ पे प्रिपोजिशन का डिफरेंस सीखना, तो यहाँ पे अपना समझ लेना। अब पहले में देखो, व्हेन का रिप्लाई चाहिए या हाउ लॉन्ग का? ही विल स्टे हियर, व्हेन विल स्टे हियर, हाउ लॉन्ग? हाउ लॉन्ग, तो टिल लिख दो। फिर हमने लिखा ही विल रिटर्न हियर, व्हेन विल ही रिटर्न हियर, हाउ लॉन्ग विल ही रिटर्न हियर? व्हेन, तो या बाई लिंक। तो जब हम बाई का यूज करते हैं टाइम को रेफर करने के लिए, तो बाई और टिल का ये डिफरेंस अपना याद रखना। उसके बाद में बाई प्रिपोजिशन का यूज हम करते हैं किसी काम के साथ में तब जब हमें मैनर उसका डिस्क्राइब करना हो कि उसको किस तरीके से किया गया। जैसे कि मोहन सॉल्व द क्वेश्चन डैश अ कैलकुलेटर डैश यूजिंग अ कैलकुलेटर। अब देखो, मोहन ने पजल या कोई क्वेश्चन उसने सॉल्व किया, ठीक है, कैसे उसने सॉल्व किया अब हमें ये बताना है। यहाँ पे हमने ये बताने के लिए लिखा है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर है एक मींस जिसकी मदद से काम किया होगा, तो लिखो विद। अच्छा, यूजिंग अ कैलकुलेटर जो है ना, ये यूजिंग अ मैनर। एक्शंस में एक ही एट्रीब्यूट होता है, ये हमने एडवर्ब में, नॉन फाइनाइट वर्ब में भी पढ़ा होगा। मैनर, मैनर के अलावा कुछ होता नहीं है। तो यूजिंग जो है ना, ये वर्ब है नॉन फाइनाइट, इसमें एक ही एट्रीब्यूट होता है मैनर। मैनर के लिए प्रिपरेशन लिखा करो बाई। तो इसको ऐसे लिखो, बाई यूजिंग अ कैलकुलेटर। तो अगर हमने कोई काम किया, उस काम को करने के लिए जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया उसके साथ तो हमेशा लिखो विद। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट के अलावा और कोई सिचुएशन रेफर करनी है, कोई मैनर वगैरह बताना है काम करने का, तो फिर लिखा करो बाई। तो बाई यूजिंग अ कैलकुलेटर जो है ना वो मैनर है, और विद अ कैलकुलेटर में जो कैलकुलेटर है वो इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रिपरेशन विद, मैनर के लिए प्रिपरेशन बाई। ठीक है, उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ में हम बाई का कैसे यूज करते हैं वो आर्टिकल में पढ़ ही रखा है अपना, वहीं से देख लेना। हे राम। उसके बाद में आगे हमारे इंटो प्रिपरेशन। देखो, द मैन जम्प्ड डैश द ट्रेन। अब देखो, मान लो ये ट्रेन है, ऐसे कुछ भी है, ये ट्रेन का एक कोच है, ठीक है, इसके आगे और भी है, पीछे भी और भी है। अब कोई पर्सन ऐसा जो प्लेटफॉर्म पे था वो अंदर जंप कर गया, ठीक है, तो ये इनवर्ड मोशन है। आउटसाइड था कोच के, इनसाइड चला गया, तो इनटू। इनसाइड था बाहर आ गया, आउट ऑफ। ठीक है, पहले से ही ऑलरेडी इनसाइड था, अंदर ही खड़े खड़े डब्बे में कूद रहा है, इन। इन इन लिख दो, इन द ट्रेन। अंदर ही खड़ा है, वहीं पे अपना कूद रहा है। ठीक है, ऊपर खड़ा है,
डब्बे के ऑन या ऑन लिख दो, ठीक है। इस तरीके से उसने जंप किया कि क्रॉस करके दूसरी साइड ही चला गया, ओवर लिख दो, ठीक है। इस तरीके से उसने जंप किया कि ऊपर से नहीं गया, बीच में से एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे सीधा निकल गया जंप करके, थ्रू लिख दो, ठीक है। हेलीकॉप्टर से कूदा सीधा ऊपर आ गया, अपॉन लिख दो, ठीक है। मतलब दैट डिपेंड्स कि वो मोशन कहां से किस डायरेक्शन से हुआ, मतलब ये ज्योमेट्री से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इन टू, आउट ऑफ, इन, ऑन, ओवर, थ्रू, अपॉन, ऑल आर पॉसिबल, ठीक है। मान लो ट्रेन मूविंग थी, ट्रेन मूव कर रही थी और ट्रेन के साथ वो पर्सन भी मूव कर रहा था, मूविंग ट्रेन से ही जंप मार गया, ऑफ लिख दो। मान लो ट्रेन खड़ी थी, मूव नहीं कर रही थी और फिर उससे कूद गया ऊपर से कहीं से भी, तो फ्रॉम लिख दो। स्टैटिक ट्रेन थी तो फ्रॉम लिख दो, मूविंग ट्रेन थी तो ऑफ लिख दो। सो इट डिपेंड्स, प्रीपोजिशन कभी फिक्स नहीं होती हैं, ये बहुत मतलब चीजें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं जो प्रिपरेशन को अफेक्ट कर जाते हैं, तो वो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, प्लेस, पर्सन, टाइम के हिसाब से प्रिपरेशन बदलती ही रहती हैं। द मैन जम्प्ड इनटू द ट्रेन, आउट ऑफ ट्रेन, इन ट्रेन, ऑन ट्रेन, ओवर ट्रेन, थ्रू ट्रेन, अपॉन ट्रेन, ऑफ ट्रेन, फ्रॉम ट्रेन, सब सही है, बट लेकिन वो सब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। तो अगर कोई इनवर्ड मोशन है, मतलब इनसाइड, ऐसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है थ्री डायमेंशनल और उसके अंदर से कोई चीज बाहर आ रही है, ठीक है, तब तो आउट ऑफ, लेकिन अगर वापस जा रही है तो इनटू। अगर ऑलरेडी पहले से ही वही है, ठीक है, कोई मोशन, मतलब मोशन हो रहा है लेकिन बाउंड्री के अंदर हो रहा है, तो फिर इन, ऐसे। तो इनवर्ड मूवमेंट के लिए ये लिखा करो, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनटू लिखा करो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है फॉर्म का चेंज हो जाना, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, द मैजिशियन, द मैजिशियन turned the mouse dash a cat. He translated the poem dash English. तीसरा, you must change this sentence dash indirect narration. अब देखो, अब जैसे हमने सेंटेंस लिखा है ना, द मैजिशियन टर्न्ड द माउस डैश अ कैट, तो माउस से कैट बन जाना है, कैट से माउस बन जाना है, फिजिकल फॉर्म का चेंज है, चेंज किसी का भी हो, इनटू ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो गया। अच्छा, फिर हमने लिखा द ही ट्रांसलेटेड द पोएम डैश इंग्लिश, ठीक है। अब अगर इंग्लिश में चेंज किया, तो पहले कोई भी लैंग्वेज में रहा होगा तो ये लैंग्वेज का चेंज है। अब चाहे फिजिकल फॉर्म का चेंज है चाहे लैंग्वेज फॉर्म का चेंज है, दोनों सिचुएशन में इनटू लिखा करो। अच्छा, उसके बाद में लैंग्वेज नहीं चेंज की, सेम लैंग्वेज है, बस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर दिया, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है सेंटेंस के स्ट्रक्चर का। अब चाहे स्ट्रक्चर का चेंज हो तब भी इनटू। सो ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं उनके लिए इनटू प्रिपरेशन यूज क्या करो। ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी स्टेट में से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रक्चर का फॉर्म चेंज हो गया है, लैंग्वेज का फॉर्म चेंज हो गया है, फिजिकल फॉर्म चेंज हो गया है, मेंटल फॉर्म चेंज हो गया, कोई भी फॉर्म चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रिपरेशन इनटू होती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनटू लिखा करो, इनवर्ड मूवमेंट के लिए इनटू लिखा करो, ये लो हो गया इनटू। अब आ जाते हैं इन पे। इन प्रिपरेशन का यूज हम करते हैं तब जब हमें किसी एरिया या रीजन को रेफर करना हो, ठीक है। जैसे कि देयर आर सम ट्रीज डैश द पार्क, और देयर आर सम बुक्स डैश द बॉक्स।
देखो इन दोनों वर्ड को एक साथ ही समझना। जब भी कोई रीजन या एरिया होता है ना, तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो कन्फाइंड ही होता है। अब कोई भी ऐसी चीज जिसकी अपनी एक डेफिनेट बाउंड्री, एक डेफिनेट लिमिट है, और उस बाउंड्री, उस लिमिट के अंदर जो भी है, जो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, सो इन है। अब जैसे पार्क है, पार्क एक एरिया है, ठीक है, और इस एरिया की अपनी जरूरी बाउंड्री होगी। हर एक पार्क की अपनी एक बाउंड्री होती है, ठीक है। उस बाउंड्री के अंदर का एरिया जो है वो पार्क है। उसके बाहर का एरिया रोड है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, स्टेडियम है, हाउस है, जो है, मतलब उसमें बना रहेगा। लेकिन ये एरिया इस बाउंड्री के अंदर का पार्क है। अब इतने एरिया में कुछ भी है ना, सो इन है। उसी तरीके से जो बॉक्स है उसका भी अपना एक एरिया है, ठीक है, तो उसमें भी इन है। लेकिन अगर हम देखें तो बॉक्स में पार्क में एक डिफरेंस है। पार्क में केवल एरिया है, बॉक्स में वॉल्यूम भी है। तो वॉल्यूम भी है, तो एक प्रिपरेशन का ऑप्शन यहाँ पे और ओपन हो जाता है, इनसाइड। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो वॉल्यूम इंक्लूड करते हैं, जो थ्री डायमेंशनल होते हैं, उनके साथ में हम इनसाइड भी लिख सकते हैं। इनसाइड का केवल यूज तभी जब वो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो। इनसाइड द रूम, इनसाइड द पार्क नहीं, इनसाइड द रूम, ठीक है। तो अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो तो थ्री डायमेंशनल हो, जिनमें वॉल्यूम होता है, तो उनके साथ हम इनसाइड भी लिख सकते हैं। लेकिन जो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या जिनमें मतलब हाइट थर्ड डायमेंशन होती नहीं है, या जिनका हमारा कॉन्सेप्ट ही टू डायमेंशन का होता है, उनके साथ में हमेशा इन लिखा करो। थर्ड एग्जाम्पल, देयर इज अ कॉइन डैश माई पॉकेट। अब जिस तरीके से पार्क की अपनी एक बाउंड्री है, अपनी एक लिमिट है, एक डेफिनेट एरिया है पार्क, उसी तरीके से पॉकेट भी डेफिनेट ही होता है। इसकी भी अपनी एक बाउंड्री और लिमिट ही होती है। पूरी शर्ट पॉकेट नहीं होती, पॉकेट का एक डेफिनेट एरिया होता है, जैसे मतलब शर्ट का एक डेफिनेट एरिया होता है, जिसे पॉकेट कहा जाता है, इन। अब ये जो इंक्लूजन वाला सीन है ना, इसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, तो फैमिली की भी अपनी बाउंड्री होती है। हर एक पर्सन फैमिली नहीं होता, पड़ोसी फैमिली का पार्ट नहीं होता, हर रिश्तेदार भी फैमिली का पार्ट नहीं होता। ब्लड रिलेटिव्स का जो ग्रुप है, वी कॉल इट फैमिली। तो फैमिली इज अ काइंड ऑफ क्लोज ग्रुप, उसकी भी अपनी लिमिट, बाउंड्री या दायरे हैं, तो इन आ गया। यहाँ हमने कहा देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, ईयर की भी अपनी बाउंड्री है। 365 डेज की ड्यूरेशन ईयर होती है, उससे कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं। तो इसकी भी अपनी एक डेफिनेट लिमिट है, डेफिनेट स्टार्टिंग है, डेफिनेट एंड है, तो उसके अंदर जो जो है सब इन है। देयर आर 29, अब तो 28 हो गए, देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया की भी अपनी बाउंड्री, अपनी फिजिकल बाउंड्रीज हैं, उसकी बॉर्डर्स हैं, ठीक है, तो इन आ गया। या हमने कहा देयर इज नथिंग इन माई माइंड, माइंड की भी, सोच की भी अपने एक दायरे हैं, ठीक है, तो उसके साथ में इन आ गया। तो जैसे हमने इन माई फैमिली लिखा, इन ईयर लिखा, इन कंट्री लिखा, इन माइंड लिखा, इन इंडिया लिखा, ये सबकी अपनी एक बाउंड्री, अपनी एक लिमिट, एक दायरा होता है। तो जो भी, इन मूवी लिख दो, छोड़ो, बुक लिख दो। मूवी जहां से शुरू होती है, जहां पे खत्म हो जाती है, एक डेफिनेट ड्यूरेशन भर की होती है, तो उसमें इन आ गया। तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी अपनी एक डेफिनेट लिमिट है, लिमिट का मतलब कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये डिफाइंड हो, तो उसके बीच में जो भी होता है सो इन ही होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज जो किसी घेरे में है, किसी परिधि में है, जिसकी अपनी एक लिमिट है, एक बाउंड्री है, उसके लिए इन प्रिपरेशन का यूज किया करो। उसके बाद में आ गए स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब होता है अवस्था, ठीक है। जैसे हमने लिखा इन चाइल्डहुड, तो इन चाइल्डहुड हमारी फिजिकल स्टेट हो गई। या हमने लिखा इन पॉवर्टी, इकोनॉमिकल स्टेट हो गई। या हमने लिखा इन डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल स्टेट हो गई। या हमने लिखा इन स्लेवरी, सोशल स्टेट हो गई। या हमने लिखा इन गुड हेल्थ, फिजिकल स्टेट हो गई। या हमने लिखा इन कंफ्यूजन, मेंटल स्टेट हो गई। तो कोई भी ऐसा नाउन जो स्टेट को रेफर करने के लिए यूज होता है, वो स्टेट कौन से टाइप की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिकल स्टेट है, सोशल स्टेट है, पॉलिटिकल स्टेट है, ठीक है, मेंटल स्टेट है, एनवायरमेंटल स्टेट है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं इन स्टेटोस्फेयर, या हम लिखते हैं इन वेदर, इन क्लाइमेट। तो वेदर आर एंड क्लाइमेट आर द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की स्टेट होती है। तो वेदर इज द नेम ऑफ स्टेट, क्लाइमेट इज द नेम ऑफ स्टेट, ठीक है, कंफ्यूजन इज द नेम ऑफ स्टेट, डाउट इज द नेम ऑफ स्टेट, स्लेवरी इज द नेम ऑफ स्टेट। सो नेम्स ऑफ स्टेट्स जो होती हैं, उनके साथ में इन प्रिपरेशन लिखा करो, वो स्टेट किसके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में प्रिंट मीडिया जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनके साथ इन लिखा करो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ में ऑन लिखा करो। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, आई सॉ द मैन डैश अ बुक, और आई सॉ द मैन
डैश टीवी। अब जो बुक है ये प्रिंट मीडिया है, मतलब प्रिंट मीडिया का मीन्स है। टीवी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो होता है वो उसका कोई लिमिट होती नहीं है, ठीक है। वो एक लीनियर ऑब्जेक्ट होता है, वो उसका आदि अंत किसी को पता नहीं होता, तो उसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री लिमिट होती नहीं, तो इन यूज करने से रहे ऑन लिख दो। अच्छा, बुक की तो लिमिट होती है पहले पेज से लास्ट पेज तक, ठीक है, तो उसके बीच में जो भी है सो इन है। तो जो प्रिंट मीडिया ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके साथ में इन लिखा करो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ऑन लिखा करो। उनकी कोई लिमिट नहीं होती, इनकी अपनी लिमिट होती है। क्योंकि इनकी लिमिट होती तो इनके साथ इन लिख लेंगे, उनकी लिमिट होती नहीं तो इन लिख नहीं पाओगे। तो इन प्रिपरेशन तभी यूज कर सकते हैं जब किसी चीज की डेफिनेट बाउंड्री है, डेफिनेट लिमिट हो। बुक है, नॉवेल है, न्यूज़पेपर है, ठीक है, उनकी अपनी बाउंड्री होती है। टीवी है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इंटरनेट है, ठीक है, इनके सबके साथ ऑन लिखा करो। फिर उसके बाद में इन प्रिपरेशन का यूज हम तब भी कर लेते हैं जब कभी हमें रेफर करना होता है सीजन, मंथ्स या ईयर्स को। जैसे किसका फोन है ये? जैसे हमने लिखा दे विल कॉल ऑन हिम इन नेक्स्ट अक्टूबर। अब देखो, जैसे ही हमने लिखा ना दे विल कॉल ऑन हिम इन नेक्स्ट अक्टूबर, ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रिपरेशन लिख दी इन। खैर, अब इसको देखो दो तरीके से समझ लेना। एक तो बड़ा आसान तरीका है, हमने पहले कभी ना कभी पढ़ा होगा, जब हम नेक्स्ट अक्टूबर लिख देते हैं तो ये पॉइंट होता है। जैसे नेक्स्ट मंथ पॉइंट होता है, नेक्स्ट ईयर पॉइंट होता है, वैसे नेक्स्ट अक्टूबर भी पॉइंट है। क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट में कोई डायमेंशन होती नहीं है, उसका कोई बिगनिंग कोई एंड होता नहीं है। तो जब उसमें कोई बिगनिंग एंड होता नहीं तो उसकी कोई लिमिट भी नहीं होती। लिमिट भी नहीं होती तो इन प्रिपरेशन फिर तो गलती हो गई। तो एक तो ऐसे हटा दो इसे। दूसरा, इसको ऐसे समझ लेना, जो टाइम डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे ये अक्टूबर है, अगस्त है, कुछ भी है, ठीक है, या हम कोई सीजन लिख दें, विंटर लिख दें, या हम मंथ ही लिख दें, जेनरिक वर्ड यूज कर लें, मंथ, ईयर, सीजन, वीक, डे यूज कर लें जेनरिक वर्ड, या स्पेसिफिक वर्ड लिख दें, मंडे, संडे, कुछ भी, डिकेड, सेंचुरी। अभी जितने वर्ड्स हमने लिखे ना, ये सब टाइम को रेफर करने वाले वर्ड्स हैं, मतलब ये सब टाइम के नाउन्स हैं, ठीक है, या तो नाउन्स हैं या एडवर्ब्स हैं, लेकिन सब टाइम के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अगर हम इनके साथ में कभी भी दिस, दैट, नेक्स्ट, लास्ट, एवरी लिख दें, तो ये एडवर्ब फ्रेजेस बनती हैं टाइम की, और फिर इनके साथ में प्रिपरेशन अवॉइड किया करो। तब इनके साथ में कोई प्रिपरेशन नहीं यूज करना, ऐसे। तो वो जो नेक्स्ट अक्टूबर लिखा था ना, इसके साथ में इन वैसे ही गलत होना था, तो उसको सिंपली ऐसे लिखो, दे विल कॉल ऑन हिम नेक्स्ट अक्टूबर। दे विल कॉल ऑन हिम नेक्स्ट अक्टूबर। एक और एग्जांपल समझने की बात, वी आर टू बिजी इन दिस वीक। ही गोज टू दैट सिटी ऑन एवरी फ्राइडे। अब जैसे हमने ये लिख दिया, he goes to that city on every Friday and we are too busy in this week। अब देखो, ये जो दिस वीक हमने लिखा ना, पहली बात तो ये पॉइंट है, इसलिए इन नहीं लिखना चाहिए। और दूसरी बात, जब बता ही दिया कि इन टाइम डिनोटिंग वर्ड्स के साथ में अगर हम नेक्स्ट, लास्ट, दिस, दैट, ईच, एवरी लिख दें, ईच तो खैर नहीं लिख पाओगे, एवरी लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो इनके साथ प्रिपरेशन फिर लिखा ही मत करो, सीधे हटा दो। सो ही गोज टू दैट सिटी एवरी फ्राइडे, वी आर टू बिजी दिस वीक, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, फोर्थ, दे हैड अ पार्टी हियर, दे हैड अ पार्टी हियर इन द लास्ट वीक।
They had a party here in the last week of July. ये जुलाई के जून लिख दो चलो. They had a party here in the last week and they had a party here in the last week of June. देखो, जैसे हमारी एक टाइम लाइन हो गई, ठीक है, और इस पे कुछ पॉइंट्स हो गए. एक तो ये हमारा प्रेजेंट का ही पॉइंट हो गया, एक इससे पहले के पॉइंट हो गए, बाद में भी हो गए कुछ. अब ये पॉइंट कुछ भी मान लो, कुछ भी का मतलब चाहे इन्हें आवर मान लो, चाहे डे मान लो, चाहे ईयर मान लो, चाहे सीजन मान लो, चाहे वीक मान लो, चाहे डिकेड मान लो, चाहे सेंचुरी मान लो, चाहे मिलेनियम मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब क्योंकि हम वीक की बात कर रहे हैं तो हम इन्हें वीक मान लेते हैं. ये हो गया हमारा प्रेजेंट वीक, इसके आगे के सारे हो गए फ्यूचर, और इससे पहले के सारे हो गए पास्ट. अब अगर हमें जो इससे प्रीसीडिंग वीक है उसे रेफर करना हो तो उसके लिए हम जो एक्सप्रेशन यूज करेंगे वो या तो होगा दैट वीक या होगा लास्ट वीक. ये अच्छा, अगले को रेफर करना है, फॉलोइंग को, तो उसके लिए या तो हम यूज करेंगे दैट वीक या हम यूज करेंगे नेक्स्ट वीक, ऐसे. ठीक है. अच्छा, अगर इसी को रेफर करना हो जो अभी हमारा है तो इसके लिए हम यूज करेंगे दिस वीक. तो ये एक्सप्रेशंस होंगे जिनके थ्रू हम इन पॉइंट्स को रेफर करेंगे. जो एग्जिस्टिंग पॉइंट होगा उसके लिए दिस यूज हो जाएगा, फिर वो चाहे दिस वीक हो, चाहे दिस मंथ हो, चाहे दिस ईयर हो, चाहे दिस डे हो, चाहे दिस सेंचुरी हो. प्रीसीडिंग है दैट यूज हो जाएगा, लास्ट यूज हो जाएगा, फॉलोइंग है दैट यूज हो जाएगा, नेक्स्ट यूज हो जाएगा. अच्छा, अगर मान लो हमें किसी पर्टिकुलर को नहीं, इन सारे पॉइंट्स को रेफर करना है इन जनरल, तो फिर एवरी लिख दो. जनरल में सबको रेफर करना हो तो एवरी एनी, ऑल, ऑल तो खैर नहीं, एवरी एनी इनका यूज क्या करो, तो हम लिख देंगे एवरी वीक. एवरी का मतलब ये सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं इसमें, लेकिन ये है सब पॉइंट, ये ध्यान रखना. ठीक है. तो ये जो हमने लिखा है ना इन द लास्ट वीक, इसमें और इसमें अगर हम डिफरेंस देखें तो इन द लास्ट वीक का मतलब है प्रीसीडिंग वीक. ठीक है, प्रीवियस. अब प्रीवियस वीक को रेफर कर रहे हो तो इन प्रिपरेशन हटा लो, एक चीज. दूसरी बात अगर तब तक ध्यान रहेगी तो हमने आर्टिकल में पढ़ा था कि जब हम द लास्ट लिखते हैं तो ड्यूरेशन होती है, पॉइंट नहीं होता. और ड्यूरेशन का यूज हमें तब करना पड़ता है जब हमें हाउ लॉन्ग का रिप्लाई करना हो. हमें यहाँ पे व्हेन का रिप्लाई करना है, तो द भी हटाओ, इन भी हटाओ, सिंपली ऐसे लिखो दे हैड अ पार्टी हियर लास्ट वीक. लास्ट का मतलब द प्रीसीडिंग. अच्छा, वो जो हमने लास्ट लिखा है वो प्रीसीडिंग नहीं है उसका मतलब, और प्रीवियस भी नहीं है उसका मतलब. उस लास्ट का मतलब है एट द एंड ऑफ द सीरीज, किसी सीरीज का लास्ट वाला. ठीक है. तो ये इन भी सही हो गया, और चूंकि वो डेफिनेट वीक है जून का लास्ट वाला, तो ये द भी सही हो गया. तो जो हमने बाद वाला सेंटेंस लिखा वो सही है, दे हैड अ पार्टी हियर इन द लास्ट वीक ऑफ जून, और वो वाला गलत है. तो अगर हमें प्रीवियस और फॉलोइंग को रेफर करना हो तो ना तो इनके साथ आर्टिकल लिखा करो, पॉइंट्स के साथ में आर्टिकल नहीं लिखते, जब हम पॉइंट द लिख देते हैं तो फिर वो ड्यूरेशन बन जाता है, और प्रिपरेशन तो नहीं लिखनी है. ठीक है. उसके बाद में जो सीजन है इनके नाम के साथ इन लिखा करो, मंथ्स के नाम के साथ में इन लिखा करो, ईयर्स के नेम के साथ में इन लिखा करो, अगर ये सिचुएशन ये वाली ना हो जो समझा दी गई है तो. उसके बाद में आगे इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट. ठीक है. जैसे हमने लिखा वी ऑफन गो देयर इन फ्राइडे इवनिंग्स, ऐसे. तो अगर वहां पे इवनिंग लिखा होता ना तो हमें इन प्रिपरेशन यूज करनी चाहिए, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ऐसे. लेकिन यहाँ पे जो हम प्रिपरेशन यूज करें ना वो डे के लिए यूज होगी. इवनिंग इज द पार्ट ऑफ द डे, तो इसमें जो क्यूमुलेटिव वर्ड बनेगा ना वो डे बन जाएगा, क्योंकि इवनिंग मॉर्निंग सब इसके पार्ट हो जाते हैं. तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन यूज करनी पड़ेगी वो इसके लिए यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि बिगर टाइम है वो इसका इंक्लूजन है. तो टोटल ये है वो इसका इंक्लूजन है, तो जो प्रिपरेशन यूज होगी वो डे के अकॉर्डिंग यूज होगी, डे के अकॉर्डिंग इन नहीं ऑन यूज होता है. तो अगर हम मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ प्रिपरेशन लिखे तो इन लिखा करो, लेकिन इन केस अगर कभी उसके साथ में डे नेम लिखा हो जैसे कि यहाँ पे लिखा है तो प्रिपरेशन ऑन लिखा करो. उसके बाद में आ गया नाइट. अब हमने पढ़ा कि नाइट के साथ में एट भी आता है, इन भी आता है. ये अपना समझ लेना क्या कहानी है.
some animals can see even dash night. Some animals escaped dash the night. See, they went to see the Taj dash a moonlit night. लास्ट वाला क्वेश्चन पेपर में आया, they went to see the Taj dash a moonlit night. मूनलिट नाइट का मतलब जिस दिन चांद पूरा खिला हुआ हो, चांदनी रात। अब देखो, ये जो नाइट हमने लिखा ना, नाइट इज द पार्ट ऑफ डे। डे जो होता है वो 24 आवर्स का होता है, नाइट उसी का पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाइट हम रेफर कर रहे हैं ना, ये जनरल हो गया। जनरल का मतलब कोई स्पेसिफिक नाइट नहीं, नाइट इन जनरल। नाइट इन जनरल का मतलब हो गया द पार्ट ऑफ द डे दैट हैज डार्कनेस। अच्छा, यहाँ पे हम द नाइट लिख रहे हैं। अगर हम द नाइट लिख रहे हैं ना, तो पहली बात तो ये स्पेसिफिक नाइट है, और इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा कि द नाइट लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब मानना पड़ेगा या तो वो नाइट जो निकल गई है, या फिर अगर चल रही है तो वही वाली प्रेजेंट। मतलब इसका मतलब ये मानना पड़ेगा, जैसे मान लो ये डे है, ये मंडे मान लें और ये ट्यूसडे मान लें। तो अगर बात ट्यूसडे को कही जा रही है, रिपोर्टिंग टाइम अगर ट्यूसडे है, तो नाइट का मतलब मानना पड़ेगा ये वाली नाइट जो मंडे की नाइट है। अच्छा, अगर वो ट्यूसडे अभी नहीं आया है और ये एग्जिस्टिंग नाइट हमारी चल रही है, उसी नाइट की बात हो रही है, तो भी द नाइट। तो द नाइट का मतलब या तो वो नाइट जिसमें अभी हम है, या वो नाइट जो निकल गई जस्ट जस्ट प्रिसीडिंग वाली, ठीक है। तो जब हम द नाइट लिखते हैं ना, तो ये डेफिनेट ड्यूरेशन हो जाती है। डेफिनेट का मतलब 8 बजे शुरू हुई रात को नाइट, सुबह 4 या 5 बजे तक रही, तो ये हमने इसको डिफाइन कर लिया। डिफाइन कर लिया तो प्रिपरेशन इन लिख दो। तो अगर हम किसी नाइट स्पेसिफिक को रेफर करें, तो एक्चुअली नाइट स्पेसिफिक नहीं, वो ड्यूरेशन स्पेसिफिक हो जाती है, और उसकी अपनी एक लिमिट और बाउंड्री हो जाती है, तो उसके साथ लिखा करो प्रिपरेशन इन। लेकिन जब नाइट इन जनरल को रेफर करना हो, तो लिखा करो एट। अच्छा, ये जो हमने लिखा ना मूनलिट नाइट, ये एक ओकेजन है। यहाँ पे बात नाइट की नहीं हो रही है, ये बात एक ओकेजन की, एक मौके की हो रही है, जो कभी कभी आता है महीने में 1-2 बार, ठीक है। ओकेजन्स के लिए प्रिपरेशन ऑन लिखा। तो ये एलडीसी के पेपर में आया, दे वेंट टू सी द ताज ऑन अ मूनलिट नाइट। तो इसमें आ जाएगा ऑन, इसमें आ जाएगा इन, इसमें आ जाएगा एट। खैर चलो, ये नाइट वाइट हो गया। अब आ जाओ इस पे। ऑन प्रिपरेशन का यूज करते हैं तब जो हमें किसी सरफेस को रेफर करना हो, ठीक है। सरफेस का मतलब यही, जैसे वी आर राइटिंग ऑन द बोर्ड, ठीक है। या फिर एक है, देख ही लो, दे रोट डैश द बोर्ड, दे लुक्ड डैश द बोर्ड। अब जैसे कोई भी पर्सन राइट करेगा, तो हवा में तो कोई राइट कर नहीं सकता, ठीक है। उसके लिए सरफेस मस्ट है, ठीक है, क्योंकि राइट जो होता है वो एक इंप्रेशन होता है, उस इंप्रेशन को एक सपोर्ट चाहिए होता है। तो वो जो भी सपोर्ट मिल गया, वॉल मिल गई, ट्री मिल गया, जो भी मिल गया, सीधे ऑन लिख दो। तो जब भी हम राइट करते हैं ना, तो हमें राइट करना मतलब एक तरीके से इंस्क्रिप्शन होता है। तो इंस्क्रिप्शन के लिए हमें कोई सरफेस चाहिए होती है जिसपे हम इंस्क्राइब करें उसको, ठीक है। वो किसी भी चीज की सरफेस हो सकती है, बोर्ड की हो सकती है, वॉल की हो सकती है, ट्री की हो सकती है, पेज की हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है, उसके लिए लिख दो ऑन। अच्छा, लेकिन जब हम देखते हैं, तो देखने का मतलब ये होता है, मतलब ये लिटरल मीनिंग नहीं लेना है, इसको फिगरेटिव समझना है, कि जब हम देखते हैं ना, तो हमारी आंखों से एक लाइट सी रेज आती है, ठीक है, हिट करती है किसी न किसी ऑब्जेक्ट को। अब जैसे मान लो हमने अपनी आई साइट को हिट किया बोर्ड पे, तो एक टारगेट हो गया, एट आ गया। अब मान लो कोई ऐसा पर्सन रहे देवी किस्म का, कि उस बोर्ड के पार भी उसकी लाइट चली गई विदाउट एनी इंटरप्शन, थ्रू लिख दो। कोई ऐसा है कि बोर्ड के पार ही देख ले, दीवार के पार ही दिखाई पड़ जाए, उसे क्या है, तो थ्रू लिख देगा। लेकिन अगर वो हिट करने के बाद वहीं पर ड्रॉप हो गई या रुक गई, ठीक है, तो फिर एट लिखना पड़ेगा। तो जब हम लुक वर्ब यूज करेंगे ना, तो बोर्ड का रोल अलग हो जाएगा,
राइट वर्ब यूज करेंगे तो उसका रोल अलग है, मतलब उसका रोल अलग हो जाएगा। राइट लिखोगे तो बोर्ड को सरफेस माननी पड़ेगी, क्योंकि राइट करने के लिए सरफेस चाहिए होती है, लुक करने के लिए सरफेस चाहिए नहीं होती है। वी कैन लुक इनटू स्पेस, स्पेस में भी देख सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें उसको टारगेट मानना पड़ेगा कि जब भी हम लिक करते हैं किसी चीज को, तो हम क्या करते हैं, वहां पे अपनी आई साइट को हिट करते हैं। तो हिट के लिए, टारगेट के लिए हमें साइड लिखा करो। तो सरफेस की प्रिपरेशन ऑन होती है, ध्यान रखना। उसके बाद में आ गई लाइन। लाइन के लिए प्रिपरेशन लिखा करो ऑन। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, ही वुड लिव डैश एबीसी लेन। फिर हमने लिखा ही वुड लिव डैश 45 एबीसी लेन। अब देखो, मान लो ये एक सिटी है, दिल्ली है या कुछ भी है, तो एक रीजन है, एक एरिया है। इससे अगर हम किसी चीज को रिलेट करेंगे जो इस रीजन या एरिया में इंक्लूडेड है, तो प्रिपरेशन इन आ जाएगी। फिर क्या है, इस सिटी के अंदर जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए दुनिया भर की लाइंस हैं। अब उन्हें चाहे स्ट्रीट कहो, चाहे लेन कहो, चाहे रोड कहो, चाहे जो चाहे कहो, ठीक है। तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की रिलेशन उस रोड से या उस लाइन से शो करनी हो, तो प्रिपरेशन ऑन लिखो। फिर हर एक लाइन पे कुछ ना कुछ पॉइंट है, कोई पुलिस स्टेशन है, कोई कोचिंग है, कोई हाउस है, वगैरह वगैरह। अगर हमें किसी चीज को उस पॉइंट से रिलेट करना है, तो प्रिपरेशन एट लिखो। तो एट प्रिपरेशन पॉइंट की होती है, ऑन प्रिपरेशन लाइन की होती है, इन प्रिपरेशन रीजन की होती है, ठीक है। तो ये जो लाइंस होती हैं, जो स्ट्रीट्स होती है ना, ये लाइन होती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी लाइन से अटैच्ड है और हमें ये शो करना है, तो ऑन। लेकिन जब हम 45 लिख देंगे, तो ये पर्टिकुलर एड्रेस हो जाएगा, ये पॉइंट माना जाएगा, फिर ये लाइन नहीं रहेगा। 45 जो है वो पॉइंट है, पॉइंट है, तो एट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उनके साथ लिखा करो ऑन। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, देयर आर टू फील्डर्स ऑन बाउंड्री। सो बाउंड्री इज अ लाइन, बाउंड्री एक लाइन है। या हमने लिखा, देयर आर मोर ट्रूप्स बीइंग डिप्लॉयड ऑन बॉर्डर, बॉर्डर इज अ लाइन। ऑन द पेरीफेरी ऑफ समथिंग, on the circumference of the circle, on the circumference of the circle। या हमने कहा on the outskirts of the city, on the outskirts of the city, most crime happens at the outskirts of the city। outskirts का लाइन हो गई, ठीक है, बाउंड्री शहर की। या हम लिखते हैं on the brim of something, on the verge of madness, on the verge of bankruptcy। ये सब लाइंस हैं। मीनिंग पता हो तो ठीक है, नहीं पता अपना डिक्शनरी विक्शनरी में ढूंढ लेना जाके। तो अगर हम कभी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को रेफर करें विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन, ठीक है, तो उसके साथ में प्रिपरेशन ऑन लिखा करो। तो अगर हमें किसी चीज का अटैचमेंट शो करना है किसी लाइन से या लाइन लाइक ऑब्जेक्ट से, तो ऑन प्रिपरेशन का यूज क्या करो। अब देखो, अभी हम कॉलेज वाली बात कर रहे थे ना, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान लो ये रोड है, तो रोड भी एक तरीके की लाइन है। अब कोई भी ऐसा पॉइंट जो इस लाइन से अटैच्ड है, मान लो किसी पर्सन का कॉलेज जो है वो इस रोड पे ही है, ठीक है, रोड के बीच में तो नहीं होगा, अटैच्ड होगा, तो इसके लिए प्रिपरेशन ऑन। लेकिन अगर अटैच नहीं है, डिटैच्ड है, तो प्रिपरेशन ऑफ। तो ये जो कॉलेज, अगर हम मान लें कॉलेज ए है और ये कॉलेज बी है, तो कॉलेज ए इज ऑन द रोड, कॉलेज बी इज ऑफ द रोड। ऑफ का मतलब डिटैच्ड, ऑन का मतलब अटैच्ड। अच्छा, उसके बाद में जैसे हमने ऑन द रोड लिखा, तो रोड लाइन है। इसी तरीके से कोई पर्सन मान लो कहीं जा रहा है, ठीक है, किसी ने उससे पूछा फोन करके कब तक आओगे, तो उसने आंसर कर दिया आई एम ऑन द वे। तो ऑन द वे जो हमने ऑन प्रिपरेशन लिखी, इसकी भी वजह वही है कि जो वे होता है ना, हमारे जो मूवमेंट होता है वो लाइन में होता है, तो वे भी लाइन है, तो हमने कह दिया ऑन द लाइन। तो जो लाइन लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ ऑन लिखा करो, वो चाहे इसमें से किसी भी टाइप को अपना ध्यान रखना। अकेजन्स जो होते हैं, अकेजन्स का मतलब जो होता है, फेस्टिवल्स हो गए, कोई सिंगल डे इवेंट हो गया, तो उनके सबके साथ ऑन लिखा करो। द मुस्लिम्स कीप फास्ट डैश रमजान, द मुस्लिम्स
greet one another, wish one another, dash Eid. अब देखो, कुछ ओकेजन्स ऐसे होते हैं जो रिलेटेड टू सम डे होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर डे के ओकेजन्स होते हैं, उनके सबके साथ में ऑन लिखा करो। डे की प्रिपरेशन भी ऑन होती है, ठीक है। जैसे देखो, जैसे हमने लिखा ऑन मंडे, मंडे इज अ डे। ऑन इंडिपेंडेंस डे, दैट इज अ डे टू। या हमने लिखा ऑन इज बर्थडे, दैट इज अ डे टू। या हमने लिख दिया ऑन इज एनिवर्सरी, दैट इज अ डे टू। या हमने कहा ऑन कमिंग होम, दैट इज अ डे टू। या हमने कहा ऑन द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, दैट इज अ डे टू, एटसेट्रा। तो इस तरीके के इवेंट्स, देखो इसमें होली दिवाली भी चाहे अपना लिख ही लेना कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स या ओकेजन्स जो रिलेटेड टू सम पर्टिकुलर डे होते हैं ना, उनके साथ में प्रिपरेशन ऑन लिखा करो। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फलाना, ऑन ढिमकाना। एनिवर्सरी इज अ डेट, एनिवर्सरी डेट के अकॉर्डिंग यूज होती है तो वो डे हो गया। बर्थडे भी डेट के अकॉर्डिंग यूज होता है, डे यूज हो गया। किसी ब्रिटिश इंडिया में कब आए, तो अगर हम उस डे को रेफर करें, क्योंकि वो डे से ही रिलेट करना पड़ेगा उनके आने को, तो भी ऑन हो गया। कोई पर्सन बाहर गया था, घर वापस आया, तो हम उसको डेट से रिलेट करेंगे, ना कि आवर या मंथ से। तो डेट से रिलेट करोगे तो भी ऑन लिख दिया, ठीक है। अभी जो ईद है ना, इसकी कहानी यही है, एक पर्टिकुलर सिंगल डे इवेंट है, तो इसके साथ में लिख दो ऑन। लेकिन रमजान जो होता है वो पूरे महीने भर का होता है, ठीक है, तो इसके साथ में लिखना एट। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि जो सिंगल डे इवेंट्स होते हैं या जो सिंगल डे फेस्टिवल्स होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, उनके साथ लिखा करो ऑन। लेकिन जो इवेंट्स लॉन्गर ड्यूरेशन के होते हैं, उनके साथ लिखा करो एट। एक और एग्जांपल से समझना, जैसे हमने लिखा ऑन सैटरडे एंड संडे, ठीक है, एट वीकेंड्स, ऐसे। तो जो संडे और सैटरडे है ना, वो मिलके वीकेंड बन जाते हैं, लेकिन अगर हम सैटरडे और संडे लिखेंगे तो हमें ऑन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल डेज हैं और इनकी प्रिपरेशन हमने कॉमन कर लिया है। ऐसा नहीं कि ये प्रिपरेशन के दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों अलग अलग। ये ऑन प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑन प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है। चूंकि वो प्रिपरेशन कॉमन होती है, इसीलिए हमने एक बार लिख दिया। एक्चुअली ये फ्रेज जो पूरी है ना, ये ऑन सैटरडे एंड ऑन संडे, ऑन कॉमन कर लिया। लेकिन जो वीकेंड्स है, वीकेंड है ड्यूरेशन ऑफ 2 डेज, तो इसके साथ में प्रिपरेशन आ गई एट। तो जो हम डेज नेम लिखते हैं उनके साथ में प्रिपरेशन ऑन लिखा करो, लेकिन वीकेंड्स के साथ में प्रिपरेशन एट लिखा करो। ब्रिटिश इंग्लिश में वीकेंड की प्रिपरेशन एट होती है, अमेरिकन में ऑन यूज होता है, ऑन वन मत यूज किया करो, एट लिखा करो, ठीक है। आई एम क्वाइट बिजी एट वीकेंड्स, ठीक है। उसके बाद में देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा डैश क्रिसमस, ही रिटर्न होम डैश क्रिसमस, ऐसे हमने लिख दिया। ही रिटर्न होम डैश क्रिसमस, ब्लैंक फिल करो इसका। अबे ब्लैंक फिल करो इसका। अब कायदे से ऑन आना चाहिए, क्योंकि क्रिसमस क्या होता है, 25 दिसंबर, सिंगल डे इवेंट होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज में ना, जो पूरा मतलब वीक जो होता है ना, तो क्रिसमस इज अ वीक लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब वीक लॉन्ग इवेंट होता है ये। मतलब हम उसको हमारे लिए, क्योंकि हम लोग क्रिसमस मनाते नहीं, तो हमारे लिए वो केवल 25 दिसंबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वीक लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, वीक लॉन्ग इवेंट होता है, तो उसका दैट लिखा करो। तो जो क्रिसमस होता है ना, इसके साथ में प्रिपरेशन एट यूज होती है। एट प्रिपरेशन की वजह यही होती है कि वो वीक लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। मतलब जिन कंट्रीज में उसको मेनली मनाया जाता है, यूरोपियन अमेरिकन में, तो वहां पे वो वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन होता है, तो एट। अगर सिंगल डे को रेफर करोगे तो फिर ऑन ही लिखना पड़ेगा, ऑन 25 दिसंबर। तो ऑकेजन्स का तो ऑन लिखा करो, टॉपिक के साथ ऑन लिखा करो। जैसे हमने एक सिचुएशन यहाँ पे लिखी, ही wrote a book dash aliens। अब जैसे मान लो किसी पर्सन ने कोई बुक लिखी, कोई ऐसे लिखा, ठीक है, या कोई स्पीच दी, या कोई मूवी बनाई, या कोई सीरियल बनाया, या कोई डॉक्यूमेंट्री तैयार की, तो उसका टॉपिक क्या रहा, ठीक है। टॉपिक के लिए प्रिपरेशन लिखा करो ऑन। ही रोट अ बुक ऑन एलियंस, तो उसका टॉपिक हो गया एलियंस।
लेकिन अभी देखो हम थोड़ी देर पहले प्रिपरेशन पढ़ रहे थे अबाउट, कि अबाउट का भी यूज हम कर सकते हैं, तो अबाउट भी हम लिख सकते हैं, ऑन एलियंस, अबाउट एलियंस। अब ऑन अबाउट का डिफरेंस देखो समझना, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, दे हैव इनवाइटेड अबाउट 300 guests. He was wondering about the city. अब जैसे हमने ये लिखा, दे हैव इनवाइटेड अबाउट 300 गेस्ट्स एंड ही वाज वॉन्डरिंग डैश अबाउट द सिटी। ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं ना, इनमें अबाउट का अगर तुम्हें मीनिंग समझ में आया तो समझना। फर्स्ट सेंटेंस में अगर हम अबाउट ना भी लिखे ना, केवल 300 गेस्ट लिखें, वो सेंटेंस तब भी सही होगा, ठीक है। जब हम अबाउट नहीं लिखेंगे तब वो मीनिंग हो जाएगा एग्जैक्ट। अबाउट ने क्या किया, उस मीनिंग को कर दिया डाइल्यूट। डाइल्यूट कर देने का मतलब वो एग्जैक्ट नहीं रहा, या तो कम या ज्यादा, या तो 300 से कुछ कम या 300 से कुछ ज्यादा। तो अबाउट जो होता है मीनिंग को डाइल्यूट कर देता है, ठीक है, प्रिसीजन खत्म कर देता है, बात ही है। अब हमने लिखा ही वॉज वॉन्टिंग अबाउट द सिटी। ये जो अबाउट प्रिपरेशन हम यूज करते हैं ना मोशन के लिए, जैसे यहाँ पे प्रिपरेशन मोशन के, वॉन्डर करना, भटकना जो है ये मोशन है, मूवमेंट है। जब हम अबाउट प्रिपरेशन यूज करते हैं ना, तो इस अबाउट का मतलब होता है एमलेसली। जब अगर हम ऐसे लिख दें ना, ही वॉज वॉन्डरिंग अबाउट द सिटी, तो हमें इसको मान के चलना चाहिए कि वो पर्सन बे मतलब घूम रहा था, उसको ना कहीं आना था ना कहीं जाना था, जहां मन कर रहा मुंह घुमाया चल दिया। तो अबाउट प्रिपरेशन जो होती है ना, इट शोज एमलेसनेस। एमलेसनेस शो करते हैं कि किसी पर्सन के पास कोई काम धाम नहीं है, बेमतलब में अपना टाइम काटना है तो घूम रहा है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये कि अबाउट प्रिपरेशन जो होती है ये प्रिसीजन खत्म कर देती है और चीजों को अप्रोक्सीमेट कर देती है, एग्जैक्ट करने के बजाय अप्रोक्सीमेट कर देती है। तो अगर हम अबाउट लिखेंगे अबाउट एलियंस तो भी सही होगा, लेकिन तब हमें यह मानना पड़ेगा कि उस बुक का प्रिसाइज टॉपिक जो था वो एलियंस नहीं था। कोई बुक लिख दी फैंटेसी के बारे में, लिख दी, ऐसे लिख दी वैसे लिख दी, उसमें एलियंस का भी मेंशन कर दिया, तो अबाउट। लेकिन अगर वो बुक पर्टिकुलरली डेडिकेटेड टू एलियंस थी या उनकी स्टडी ही थी एलियंस की, तो ऑन लिखना पड़ेगा। तो जब हम ऑन लिखेंगे तो वो प्रॉपर टॉपिक होगा, अबाउट लिखेंगे तो वो प्रॉपर टॉपिक नहीं होगा। खैर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ऑन लिखा करो, डेज डेट्स के नाम के साथ ऑन लिखा करो, ऑन संडे मंडे ट्यूसडे। सिचुएशन वो वाली ना हो जो हमने डिस्कस कर ली। स्पेंड डिपेंड ये सारी वर्ब एक्सप्लेन की जा चुकी हैं, इनका अपना ध्यान रखना। पॉइंट्स पे आ जाओ। ही वॉक अप डैश 5 p.m. ही वेटेड डैश द बस स्टॉप। अब देखो 5 p.m. कल क्लास से मैसेज आया, नहीं आया तो भी ध्यान रखना कल क्लास है इसी टाइम 3 से 5। ही वॉक अप डैश 5 p.m. ही वेटेड डैश द बस स्टॉप। अब देखो 5 p.m. और बस स्टॉप दोनों ही पॉइंट है, बस डिफरेंस ये है कि 5 p.m. पॉइंट है टाइम का, बस स्टॉप पॉइंट है स्पेस का, दोनों के साथ में ऐड। तो अगर हमें किसी सिचुएशन को या मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी एक्शन को रिलेट करना है पॉइंट से, तो पॉइंट के लिए हमेशा प्रिपरेशन ऐड का यूज क्या करो। उसके बाद में गैदरिंग्स के साथ में हम ऐड का यूज करते हैं। गैदरिंग्स का मतलब देखो क्या होता है, गैदरिंग्स का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जहां पे लोग गैदर होते हैं फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस से मतलब समझना, दे वेटेड डैश द स्टेशन। अब देखो, मान लो कोई पर्सन है, उसको कहीं जाना है ट्रेन से, तो ट्रेन से जाने के लिए क्या होता है, एक सिस्टम होता है रेलवेज। रेलवेज में एक तो पटरी होती है, रेल रोड, उस पर ट्रेन वगैरह चलती है। किसी पर्सन को जाना है, ट्रेन में बैठो और चले जाओ, ठीक है। लेकिन अब हर कोई आदमी कहीं भी तो ट्रेन में घुस नहीं जाएगा, बीच में कूद पड़ा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, उस पटरी पे या वो जो रेलवेज है उस पे जगह जगह पॉइंट्स होते हैं, जिन पॉइंट्स को हम स्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक पूरी लाइन हो गई, ये इस लाइन के पॉइंट्स हो गए। अब कहीं आना जाना है तो इस पॉइंट पे आओ, ठीक है। यहाँ चढ़ो ट्रेन में, चाहे उतरो ट्रेन में, चाहे बैठे रहो वहीं पे, जो चाहे करो, लेकिन ये पॉइंट है। तो ये जैसे ये जो स्टेशन है ना, ये गैदरिंग पॉइंट है जहां पे लोग गैदर होते हैं ट्रेन में डिवोर्ट करने के लिए। कहीं आना जाना होता है तो उनको ट्रेन पकड़ने के लिए उन पॉइंट्स पे आगे इकट्ठा होना पड़ता है। अब ये पॉइंट स्टेशन है, ऐड आ गया। अब जैसे हमने ये एट द स्टेशन लिखा, ठीक है, इसी तरीके से हम एट द सिनेमा लिख दें, एट द पार्टी लिख दें, एट द मूवी लिख दें, ठीक है। मूवी तो खैर मत लिखना, कॉन्फ्रेंस लिख दें, सिनेमा कवर ही कर लेगा। मीटिंग लिख दें,
सेमिनार लिख दें। तो ऐसे गैदरिंग पॉइंट्स जहां पे लोग किसी पर्टिकुलर पर्पस की वजह से गैदर होते हैं, ठीक है, उनके साथ में ऐड लिखा करो। अब जैसे स्टेशन है, स्टेशन पे लोग गैदर होते हैं ट्रेन में चढ़ने उतरने के लिए, सिनेमा में इकट्ठे होते हैं मूवी वगैरह देखने एंजॉय करने के लिए, पार्टी में इकट्ठे होते हैं सेलिब्रेट या एंजॉय करने के लिए, ठीक है, कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार में या मीटिंग में इकट्ठे होते हैं टू डिस्कस समथिंग। तो इन इन गैदरिंग्स के अपने स्पेसिफिक पर्पस होते हैं। तो जो भी लोग इन गैदरिंग्स पे हैं उनके लिए प्रिपरेशन एट का यूज क्या करो, ठीक है। फिर हमने लिखा सेमिनार वेमिनार छोड़ो, मान लो हमने यहाँ पे एट क्लास लिख दिया, आई एम एट क्लास नाउ। तो क्लास इज द गैदरिंग ऑफ द पीपल हु वांट टू लर्न, ठीक है। तो क्लास के साथ में ऐड लिख देंगे। अब मान लो हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा आई एम एट क्लास, और एक लिखा आई एम इन द क्लास। अब जो ये पर्सन कह रहा है आई एम एट क्लास, ये तो है लर्नर, ये स्टूडेंट है, और जो उस जगह पे इकट्ठा है जहां पे पढ़ाई लिखाई हो रही है, जहां पे लेक्चर वगैरह दिया जा रहा है। आई एम इन द क्लास कोई ऐसा पर्सन भी कह सकता है जो स्टूडेंट नहीं हो, और ये वो भी कह सकता है कि जो क्लास, एक कॉमन एक्सप्रेशन होता है ज्यादातर जगह लोगों ने पढ़ा होगा, मैन एट वर्क। मैन एट वर्क के बोर्ड लगे होते हैं उन जगहों पे जहां पे लोग काम वाम करना होता है, रिपेयरिंग वेयरिंग करनी होती है, जहां पे वो इकट्ठे होते हैं। सो दैट इज अ पॉइंट, ठीक है, मैन एट वर्क। तो एट प्रिपरेशन का यूज गैदरिंग्स के साथ क्या करो, पॉइंट्स के लिए करो। उसके साथ में एट प्रिपरेशन का यूज तब भी क्या करो जब हमें किसी टारगेट को रेफर करना हो। एक एग्जांपल अगर मुझे सही से याद हो, द बर्ड, द बर्ड डबल्ड फ्लिप्ड इट्स फ्लिप्ड या फ्लैप्ड इट्स विंग्स एंड चार्ज्ड विद मी। अब जैसे हमने ये लिख दिया द बर्ड डबल्ड, ये मतलब एक पेपर में आया हुआ है, इतना लिखोगे नेट पे तो मिल जाएगा वो क्वेश्चन, मुझे पूरा क्वेश्चन याद नहीं है लेकिन जितने में एरर है बस उतना याद है। द बर्ड डबल्ड, डबल्ड का मतलब डबल होना, मतलब इकट्ठा होना, उसने अपने को मतलब पावर इकट्ठी करने के लिए इकट्ठा हुआ बर्ड, ठीक है, अपने पंख उसने फड़फड़ाए, एंड चार्ज विद मी, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज का मतलब चार्जिंग करना नहीं है, यहाँ पे चार्ज का मतलब हमला कर देना, जैसे लाठी चार्ज वगैरह होता है वैसे। तो अगर इसने चार्ज किया, अटैक किया, इसका मतलब अटैक है, तो ये टारगेट हो गया, ठीक है। तो उसके साथ में लिख दो एट। तो यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज का मतलब है हमला करना, ठीक है। अच्छा, जिस पे उसने हमला किया वो पर्सन टारगेट हो गया, टारगेट की प्रिपरेशन है एट। तो इसमें पेपर में ये क्वेश्चन आया तो उसमें विद ही लिखा था, उसकी जगह में ऐड लिखना पड़ेगा तो सही हो जाएगा। तो जो टारगेट्स होते हैं उनके सबके साथ में ऐड लिखा करो, ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया। बाकी ये अपना समझ लेना, ये जितनी वर्ब्स लिखे हैं ना, इनके सबके साथ जो हम ऐड लिखते हैं उसकी वजह यही होती है कि इनके ऑब्जेक्ट सारे टारगेट होते हैं। जब भी हम किसी को शाउट करते हैं, शूट करते हैं, एम करते हैं, तो वो पर्सन हमेशा हमारा टारगेट ही होता है, क्योंकि वो टारगेट होता है इसलिए उसको ऐड प्रिपरेशन के साथ लिखना पड़ता है। उसके बाद में ये जो नाउन है, ठीक है, डे ब्रेक, सनसेट, सनराइज, डॉन, डस्क, ये टाइम के पॉइंट्स होते हैं। क्योंकि ये टाइम के पॉइंट्स होते हैं तो इनके साथ भी प्रिपरेशन एट लिखा करो। डोंट वर्क एट नून, ठीक है, एट सनसेट वगैरह वगैरह। बाकी आज के लिए सभी को बाय, अब कल मिलते हैं।